इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहाँ तुम्हारी लाइफ की कीमत सिर्फ तुम्हारे दुश्मनों के खून से नापी जाती है। यहाँ सरवाइव करने का एक ही रूल है, या तो तुम शिकारी बनो या फिर शिकार। लुओली हमारी इस कहानी का हीरो एक ऐसी ही अंधेरी जगह से निकला है जहाँ उसके हाथों से सिर्फ मौत का खेल खेला गया है, जहाँ वो किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि एक घातक तलवार की तरह ट्रीट किया गया, जिसे सिर्फ तभी बाहर निकाला जाता है जब तबाही मचानी हो। अपनी उस पपेट वाली जिंदगी से निकलने की कीमत उसने अपने अपनों को खोकर चुकाई, लेकिन उसने अपने अंदर की आग को कभी बुझने नहीं दिया। उसने वो अंधेरा देखा है जो किसी को भी अंदर से तोड़ सकता था, पर लुओली वहाँ से और ज्यादा खतरनाक बनकर बाहर आया। अब वो उन लोगों का सामना करने वाला है जिन्होंने उसे सिर्फ एक वेपन समझा था। ये कोई हीरो वाली कहानी नहीं है, ये खूनी बदले की शुरुआत है। सवाल ये नहीं कि वो अब कब तक टिकेगा, सवाल ये है कि जब एक वेपन खुद हंटिंग शुरू करता है तो उसके रास्ते में आने वाले कितनी देर तक सरवाइव कर पाएंगे। ज्यादा बोर ना करते हुए इस कहानी की शुरुआत में हमें एक नरेटेड वॉइस बताती है कि सेंट्रल हेवन वर्ल्ड मिलकर बना है 800 ग्रेड सेक्ट से, 800 साइड सेक्ट से और 3000 स्पिरिचुअल पाथ से। यहाँ पर कल्टीवेशन का प्रोसेस स्पिरिचुअल रूट से मेजर किया जाता था, जो कि हर किसी के पास आसानी से मौजूद नहीं होती थी। यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए आपके पास स्पिरिचुअल रूट का होना बहुत जरूरी था, और ये स्पिरिचुअल रूट 10 बिलियन लोगों में से सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही होती थी। इन सब के विपरीत सेंट्रल हेवन वर्ल्ड में एक और लोअर रियाल्म बिलोंग करता था, जिसका नाम था यिनज़ाओ रियाल्म। नाम से ही आपको पता लग चुका होगा कि यहाँ पर उन लोगों को रखा जाता था जिनके पास स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती थी, तो एज द रिजल्ट वो कल्टीवेशन भी नहीं कर पाते थे। लेकिन उस लैंड की खासियत ये थी कि वहाँ पर एक बहुत ही खास तरह की ब्लड एनर्जी मौजूद थी। उस ब्लड एनर्जी का यूज करके वहाँ के कल्टीवेटर्स डिवाइन एबिलिटीज को अवेक कर सकते थे, और ये डिवाइन एबिलिटी इमॉर्टल कल्टीवेटर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्टीट्यूड था। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से दाव बॉडीज और इमॉर्टल बोन्स उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। उसे डिवाइन एबिलिटीज को हासिल करके खुद को पावरफुल बनाने के लिए अपर सेक्ट के काफी सारे कल्टीवेटर्स लोअर रियाल्म चाहते हैं। लोअर रियाल्म में जाने के बाद वो वहाँ के लोगों को बुली करने लग गए थे। इसीलिए आज से ठीक हजारों सालों पहले 800 ग्रेट सेक्ट में से 7 किलिंग सेक्ट ने ये मोर्चा अपने कंधों में लिया, और उन्होंने लोअर रियाल्म में एक असैसिनेशन ग्रुप को स्टैब्लिश किया, जिसमें वो लोअर रियाल्म के सबसे बेस्ट कल्टीवेटर्स जो कि मार्शल आर्ट्स और स्वॉर्ड टेक्निक्स में बहुत ज्यादा ऑसम थे, चुन चुन कर उन्हें इकट्ठा करते और उन्हें इन पावरफुल लोगों को मारने का काम दिया जाता। उस ग्रुप का नाम हेवनली एग्जीक्यूशन हॉल था, जिसके टैलेंटेड डिसाइपल्स को मौका मिलता अपर रियाल्म जाने का। देखते ही देखते हेवनली एग्जीक्यूशन हॉल लोअर रियाल्म का सबसे डेंजरस और फेमस असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, जो कि 7 किलिंग सेक्ट के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार थे। इसी के साथ हमें हेवनली एग्जीक्यूशन हॉल के 3 मेंबर्स को दिखाते हैं, जो कि क्लिफ के ऊपर अपने फ्लाइंग विंग्स का यूज करके नीचे जंप लगा देते हैं। वो यहाँ पर एक और बंदे को चांद से मारने आए थे। वो बंदा अपने कैरेज से ट्रैवल कर रहा था कि वो लोग देखते ही देखते उस पर एक्सप्लोजन बरसाना शुरू कर देते हैं। हालांकि उससे भी उस कैरेज को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि उसके अंदर बैठा हुआ इंसान भी बिना डरे उन लोगों से सवाल करने लगता है कि आखिर कौन है जो मुझ पर हमला करने की हिम्मत कर रहा है। इस असैसिन ग्रुप का एक मेंबर हमारे इस सीरीज का हीरो लुओली भी था, जिसका टीममेट उस पर्सन की सही सलामत आवाज सुनने के बाद अपने स्वॉर्ड के साथ उस कैरेज पर हमला करने आगे बढ़ गया था। उसके एक स्ट्राइक की वजह से उस कैरेज के घोड़े अलग अलग दिशा में भागना शुरू कर देते हैं और वो कैरेज डिसबैलेंस होकर उनके सामने आ जाता है। पर वो लोग जिस पर्सन पर हमला कर रहे थे वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसने पुश करते हुए उनके टीममेट को पीछे धकेल दिया था, और इसके साथ ही अपनी पावर रिलीज करते हुए वो तिलिस्मान से खुद को प्रोटेक्ट भी करने लग जाते हैं, जिससे इन तीनों के एक साथ हमला करने पर उसको जरा भी हिट नहीं होता। उस पर्सन ने खुद को पूरी तरह से आर्मर से कवर रखा हुआ था, यहाँ तक कि उसका ऑरा भी काफी खतरनाक फील हो रहा था। फिर भी उस पर्सन को देखते हुए हमारा हीरो लुओली बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि हम लोग हेवनली एग्जीक्यूशन हॉल से हैं और यहाँ पर हम तुम्हारी जान लेने आए हैं। ये सुनकर तो वो बंदा टॉन्ट मारते हुए कह रहा था कि क्या बकवास है, अब तुम जैसी चींटियां मुझ पर हमला करेंगी और ये सोचेंगी कि वो मुझे हर्ट कर सकती हैं। उसकी बात पर मिंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स सुने आई है। तुम कमजोर लोगों को बुली करते हो, उन्हें फ्रेम करके जान से मार देते हो और औरतों को अब्यूज करते रहते हो। तभी ज़ियाओ किंग आगे आते हुए कहती है कि तुम्हारी ये हरकतें हेवन के लोगों को इतना नाराज कर चुकी हैं कि हमें हेवन से ऑर्डर आया है तुम्हारी जान लेने का। ये सब सुनकर वो बंदा जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि बहुत ही बोल्ड हो तुम सारे, चलो देखते हैं तुम्हारे पास ये स्किल्स है भी या नहीं कि तुम मुझे हर्ट कर सको। उसने इन लोगों को खुली चुनौती दे दी थी, तो लियोली भी सीरियस हो जाता है। वो अपने टीममेट्स को कहता है कि केयरफुल रहना, इसके पास प्रोटेक्टिव डिवाइन स्पिरिट है। अब वो तीनों के तीनों एक साथ अटैक करने के
लिए पूरी तरह से प्रिपेयर थे। उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया था। हालांकि उस बैरियर की वजह से उस बंदे पर एक भी स्ट्राइक हिट नहीं होती और ऊपर से वो अपनी हैवी सी स्वॉर्ड को जमीन पर लैंड करता है, जिसके प्रेशर से ही ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में झटक जाते हैं। तीनों ने खुद को संभाल लिया था, लेकिन उन्हें गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि वो इस बंदे को एक भी हिट नहीं दे पाए। वही वो बंदा खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम लो टियानजियान है। क्या तुम लोग जानते हो, मैं ब्लैक ड्रैगन सेक्ट का एक डिसाइपल हूँ। ब्लैक ड्रैगन सेक्ट और 7 किलिंग सेक्ट के बीच में मुझे तो नहीं लगता कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है, और इस तरह से ब्लैक ड्रैगन सेक्ट एक डिसाइपल्स को हर्ट करने का ऑर्डर 7 किलिंग सेक्ट कभी भी नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिना बताए यहाँ पर आए हो। क्या तुम लोगों को 7 किलिंग सेक्ट की पनिशमेंट का डर नहीं है? तो तुम जैसे कीड़ों ने अपनी मर्जी से एक्शन लेना शुरू कर दिया। मिंग लॉन्ग और ज़ियाओकिन दोनों की ही रिस्पॉन्स से ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें इस बारे में कोई खबर नहीं थी। वो कहते हैं कि ब्लैक ड्रैगन सेक्ट का डिसाइपल, वैसे किसी इमॉर्टल का इस लोअर रियल में होना बहुत ही ताज्जुब की बात थी। इसीलिए वो इस बात पर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि एक इमॉर्टल कल्टीवेटर यहाँ लोअर रियल में क्या कर रहा है। वही लोअर तो सिचुएशन को काफी अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था कि एक इमॉर्टल कल्टीवेटर इतने हैवी आर्मर के साथ, इतने हैवी जाइंट स्वॉर्ड के साथ भी उसे अपने प्रोटेक्शन के लिए तलिस्मान का यूज करना पड़ रहा हो। इतना ही नहीं, हम काफी देर से फाइट कर रहे हैं लेकिन एक बार भी उसने हम पर अटैक नहीं किया। इसका मतलब तो एक ही है। ये कहते हुए वो एक गहरी सांस लेता है और उस बंदे को ललकारते हुए कहता है कि तुम कोई भी इमॉर्टल कल्टीवेटर नहीं हो, और अगर ऐसा है भी तो तुम अपने इस आर्मर को उतार कर हमें अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते, या फिर इस आर्मर के अंदर सिर्फ एक कछुआ मौजूद है जिसे छुपना आता है। लुओली की चालाकी भरी बातें उस बंदे को समझने में 2 सेकंड भी नहीं लगती। वो कहता है कि ये ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेंगी। अब वो तीनों एक बार फिर से उस पर हमला करने के लिए तैयार हो चुके थे। स्टार्टिंग में अटैक करते हुए वो लोग फिर से उस बंदे के हाथों से पिटने लग गए थे, लेकिन देखते ही देखते जब वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है, ज़ियाओ किंग मौका पाकर अपनी स्वॉर्ड को उसकी बॉडी के अंदर घुसा देती है। पर इन सब से भी वो बंदा कमजोर नहीं पड़ता, बल्कि वो तो इन लोगों को उठा उठा कर पटकने लग जाता है। इसी बीच लुओली थोड़े से डिस्ट्रैक्शन का यूज करके उस बंदे पर अपनी स्वॉर्ड को आर पार कर चुका था। लुओली के अटैक की वजह से उस बंदे के सारे तलिस्मान डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जिस चीज का फायदा उठाते हुए उसके दोनों साथी उस बंदे पर पीछे से हमला करते हैं। पर वो अभी भी इन तीनों पर काफी बुरी तरीके से भारी पड़ रहा था। वो तो अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उन दोनों पर इतने जबरदस्त तरीके से हिट करता है कि वो पीछे गिर जाते हैं। साथ ही उसकी स्वॉर्ड भी काफी बुरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी। उसके हमले से ज़ियाओ किंग घायल हो जाती है और मिंग उसे संभालने लग जाता है, लेकिन अभी तक लुओली ने हार नहीं मानी थी। वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके उस बंदे पर लगातार हिट्स दिए जा रहा था, जिससे वो दोनों फाइट करते करते खुले मैदान में आ जाते हैं। और अब तक उस बंदे की हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि लुओली के स्वॉर्ड अटैक की वजह से उसका आर्मर जगह जगह से क्रैक हो चुका था। बिना स्पिरिचुअल पावर के हमारे हीरो ने अपनी नॉर्मल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके ही अपने से ज्यादा पावरफुल बंदे को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। हालांकि वो अभी भी हार नहीं मानता, पर उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि एक कमजोर सा इंसान उसे इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड कैसे कर सकता है, यहाँ तक उसे पुश कैसे कर सकता है। पर लुओली उसे बता रहा था कि तुम्हारे पास ये जो आर्टिफैक्ट मौजूद है ना, ये देखने से तो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे होंगे, लेकिन असलियत तो ये है कि ये आर्टिफैक्ट बहुत ही कमजोर है, इतने कि ये क्रिटिकल अटैक्स को झेल भी नहीं सकते। अब तुम्हारी सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारे सेट के लिए तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। उन्होंने तुम्हें ये आर्टिफैक्ट कमजोर लोगों से बचाने के लिए दिए, लेकिन शायद उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो तुम्हें सच में नहीं चाहते। चाहे तुम मरो या जियो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब जब इसके बाद मैं तुम्हारी हालत को देखता हूँ तो मुझे तुम पर तरस आता है कि ब्लैक ड्रैगन सेक्ट से बिलोंग करने के बावजूद भी स्पिरिचुअल लूट ना होने की वजह से तुम्हें लोअर रियल में लाकर पटक दिया गया, और इसी वजह से तुम अपने सेट का गुस्सा यहाँ के नॉर्मल लोगों पर निकालते हो, उन्हें अब्यूज करते हो, और इसी वजह से हेवनली एग्जीक्यूशन हॉल से बिलोंग करने के बाद अब मैं हेवन के बिहाफ पर तुम्हें जान से मारने आया हूँ। लुओली की बात सुनकर वो बंदा तो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लग गया था, क्योंकि वो अपने फादर के बारे में बताता है, जो कि ऑलरेडी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर हैं, लॉन्गडिंग, जो कि ब्लैक ड्रैगन सेक्ट से बिलोंग करते हैं, और वो वहाँ के काफी हायर एल्डर है। अपने फादर के नाम का यूज करके वो बंदा लुओली को धमकी देते हुए कह रहा था कि अगर तुमने मुझे कुछ भी करने की कोशिश की तो मेरे फादर तुम्हारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मिटा कर रख देंगे। पर लुओली उसकी बकवास को इग्नोर करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करना शुरू कर देता है। उसने अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए डिवाइन हैंड्स का यूज करना शुरू कर दिया था। सामने से वो बंदा भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सामने एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। हालांकि उसके फॉर्मेशन का भी ज्यादा असर होता नहीं है,
क्योंकि लुओली के अटैक ने उसकी फॉर्मेशन को चीरते हुए उसकी बॉडी पर हिट कर दिया था। ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लुओली के हिट के बाद वो बंदा पत्थरों को चीरते हुए काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद भी लुओली उस पर रहम नहीं करता, बल्कि वो हवा में जंप करते हुए ऊपर से नीचे कूदकर पंच करता है। उसके अटैक का ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि आसपास धूल का गुब्बार उठ चुका था। लुओली के लगातार हिट्स की वजह से उस बंदे का आर्मर पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है और अब वो कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा था। हालांकि उसकी स्पिरिचुअल पावर, उसकी डिवाइन एबिलिटीज को देखने के बाद इन दोनों को शक हो रहा था कि कहीं उनका पार्टनर लुओली सच में तो अपने स्पिरिचुअल रूट को वेक नहीं कर चुका। उनकी बातों और रिस्पॉन्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका कुछ अलग प्लान है। वो लुओली को जान से मारना चाहते थे। तो जियाओ किंग एक बार फिर मिंगलोंग से कंफर्म कर दिए कि क्या हमें अपने प्लान को कंटिन्यू करना चाहिए, क्या यहीं रुकना चाहिए, क्योंकि उसके पास मे बी डिवाइन एबिलिटीज हो सकती हैं। पर मिंगलोंग बहुत ज्यादा श्योर था, इसीलिए वो दोनों एक साथ लुओली पर अटैक करते हैं। उन दोनों के अटैक को ब्लॉक करने के लिए हमारा हीरो पूरी तरह से तैयार था। हालांकि लुओली की स्वॉर्ड टूट चुकी थी, लेकिन वो फिर भी उनके अटैक को काफी इजीली डॉज करते हुए उन्हें ओवरकम कर लेता है। इतना ही नहीं, अपने न्यू स्पिरिचुअल हैंड का यूज करके वो दोनों को अपार्ट करके दोनों को जमीन पर पटक देता है, जिससे अब वो दोनों उठने की हिम्मत नहीं कर पाते। वो समझ गए थे कि ये बंदा उनसे ज्यादा पावरफुल है। हालांकि मिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि किस तरीके के स्पिरिचुअल हैंड का यूज कर रहा है। लुओली को पहले ही पता लग चुका था कि उसके दोस्त उसके पीठ पीछे उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो कहता है कि क्या इन सब की वजह वो इमॉर्टल असेंशन असेंबली है। जियाओ किंग काफी ज्यादा गिल्ट में थी। उसे लुओली के साथ ये सब करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए जब वो कहता है कि आखिर तुम लोगों ने मुझे बिट्रे करने का सोचा भी कैसे, क्या तुम्हें कभी भी ये डर नहीं लगा कि अगर तुम हेवनली एग्जीक्यूशन हॉल को धोखा दोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। उसकी बातें जियाओ किंग को और भी ज्यादा गिल्ट में डाल रही थी। वो काफी ज्यादा सॉरी फील करते हुए कहती है कि मेरा ये इंटेंशन नहीं था, हालांकि मेरे पास इसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं थी। इमॉर्टल असेंशन असेंबली में सिर्फ 2 स्पॉट्स थे और हम तीनों एक साथ वहाँ नहीं जा सकते, इसलिए किसी एक को पीछे हटना होगा। वो लुओली को कहती है कि वो 2 स्पॉट उन दोनों को दे दिया जाए। पर लुओली भी लाइक, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मारने का प्लान तुमने जो बनाया है, इसके बाद तुम्हें 7 किलिंग सेट में सरवाइव करने का मौका मिलेगा। उन दोनों को देखकर अब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि उन्होंने अपना पहला कदम ले लिया है और वो लुओली के आगे पहले ही गिर चुके हैं, तो अब रास्ते से हटाना उनके पास एकमात्र ऑप्शन रह चुका है। हालांकि लुओली पूरी कोशिश कर रहा था अपनी तरफ से उन्हें समझाने का कि अगर तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की तो मैं अगर तुम्हें जान से मार दूं तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। लेकिन वो लोग वो मौका ठुकरा देते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि अगर हमने आज तुम्हें नहीं मारा और इस पोजीशन को हासिल नहीं किया तो फिर पता नहीं नेक्स्ट असेंबली तक हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि हम ऐसे भी मरेंगे और वैसे भी मरेंगे बिना किसी कोशिश के। यहाँ पर वो लोग अपनी बॉडी में मौजूद लॉन्गेविटी पॉइजन के बारे में बात कर रहे थे, जो उनके पोटेंशियल को अनलॉक करता है, लेकिन उसकी कॉस्ट ये थी कि वो धीरे धीरे उनके लाइफ स्पैन को कंज्यूम कर रहा था। इसके बारे में लुओली को भी बहुत अच्छे से पता था, लेकिन ये एक ऐसी चीज थी जो उनके हाथों में नहीं थी और ना ही उन्होंने खुद के लिए चूज की थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेंट्रल हेवन वर्ल्ड में लोअर रियल में कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद नहीं है और वो लोग स्पिरिचुअल पावर का यूज भी नहीं कर सकते, लेकिन उनके कंधों पर खतरनाक काम था जिससे उन्हें अपने ओपोनेंट को मारना था और वो लोग मार्शल आर्ट का यूज करते। और इस मार्शल आर्ट के पूरे पोटेंशियल को यूज करने के लिए वो लोग अपनी बॉडी में लॉन्गेविटी पॉइजन का यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग इतने खतरनाक अटैक कर पा रहे थे। लेकिन इसकी कॉस्ट ये थी कि धीरे धीरे उनकी लाइफ स्पैन कंज्यूम हो रही थी। इसको पूरी तरह से अपनी बॉडी से निकालने के लिए उन्हें मार्शल आर्ट से कल्टीवेशन पर शिफ्ट करना होगा, जो कि तभी पॉसिबल है जब वो लोग अपर रियाल्म पर पहुंचेंगे। और अपर रियाल्म जाने वाले डिसाइपल्स को उस तरह से चूज किया जाता था। हर साल इमॉर्टल असेंशन असेंबली में लोग पार्टिसिपेट करते और उन लोगों को अपर रियाल्म जाने का मौका मिलता। वहाँ जाकर वो कल्टीवेशन करते और इस पॉइजन से रिलीफ हासिल करते। यही प्लान था 7 किलिंग सेट का, जिसकी वजह से वो यहाँ के डिसाइपल्स और एल्डर्स को कंट्रोल कर रहे थे अपने फायदे के लिए। लुओली के अपने दोस्तों के इस तरह से बिट्रे करने के बाद वो उन लोगों को ज्ञान दे रहा था, जो ज्ञान मिंगलोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कहता है कि तुम एक असैसिन हो, लेकिन फिर भी बातें ऐसी करते हो जैसे कि कोई संत आत्मा हो। ये चीज तुम्हें भी अच्छे से पता है कि चाहे हम कितने ही दूध के धुले क्यों ना बन जाए, हमने एक वक्त पर लोगों को जान से मारा है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतने ही महान हो तो एक काम करो, एक महान काम और करो, जाते जाते अपनी जान दे दो ताकि हम दोनों वो स्पॉट हासिल कर सके। ये कहते हुए मिंगलोंग फिर से मार्शल आर्ट एक्टिवेट करते हुए उस बंदे पर हमला कर देता है। पहले तो लुओली उसके अटैक को डॉज करा था, लेकिन जब वो बंदा अपने वॉयलेंट ड्रैगन स्लैश को बाहर रिलीज करता है तो अब लुओली ने भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था। उसने फिर से अपने डिवाइन स्पिरिचुअल हैंड्स को बाहर निकाल लिया था और वो इतने अच्छे से फाइट करता है कि मिंगलोंग को जमीन पर पटक पटक कर घसीटते हुए वो उसी की स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने वाला था। हालांकि लुओली अपने दोस्तों जैसा नहीं था, वो उन्हें जान से नहीं मारता बल्कि उनकी स्वॉर्ड को जमीन पर गाड़ते हुए कहता है कि जब तुम्हारा दिल करे मरने का मुझे बता देना, मैं तुम्हें मार दूंगा।
अब लोली की इतनी एक्सट्रीम पावर देखने के बाद ये दोनों अच्छे से समझ गए थे कि इतने दिनों से लोली अपनी रियल पावर उनसे हाइड कर रहा था। जियाओ जिंग समझ जाती है कि वो लोग चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लोली उनसे ज्यादा पावरफुल है, वो उसे नहीं हरा सकते। तो वो मिंग से कहती है कि अपनी हार मान लो, जबकि वो इसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपना पंजा जमीन पर दे मारता है। तभी उन लोगों को किसी पर्सन की जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी और ये और कोई नहीं बल्कि लियो टियान था, जो मरा नहीं था बल्कि अनकॉन्शियस हो गया था। और अब वो फिर से अवेक होते हुए अपने उस आर्मर को पूरी तरह से खुद की बॉडी से अलग कर देता है। वो पागलों की तरह ये सोच सोच कर हंस रहा था कि कितनी बुरी किस्मत है उसकी और कितनी वाहियात जगह है ये। उस जैसे चूहों को भी मौका मिल रहा है अपर realm जाकर कल्टीवेट करके इमॉर्टैलिटी हासिल करने का, जबकि उसके जैसे मार्केस के पास स्पिरिचुअल रूट ना होने की वजह से किसी कचरे की तरह सुलूक किया जा रहा है। उसके पास मौका नहीं है अपर realm जाने का। उसे लोली को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उस पर भी वो जब ये देखता है कि उसने अपने दोस्तों को माफ कर दिया जबकि वो उसे जान से मारना चाहते थे, वो कहते हैं कि तुम गुड डीड कमाने के चक्कर में उसे नहीं मार रहे हो ना, जो तुम्हें जान से मारने वाला था। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्यों ना इसमें तुम्हारा काम आसान कर दिया जाए। वो काफी सारे इविल सोल्स का यूज करके उन दोनों को पोजेस करवा लेता है और फिर उन्हीं की हेल्प से वो फिर से लोली पर अटैक करने वाला था। उसने इस पोजेशन टेक्निक का यूज लोली पर भी किया था, लेकिन वो आसानी से उस स्पिरिट को जान से मार देता है। इस पोजेशन का मतलब ये था कि अब वो कभी होश में नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब अब वो ऑलरेडी डेड है। टियान जियान की नजर हमारे हीरो पर नहीं पड़ती तो उसे लग रहा था कि वो तीनों को हरा चुका, लेकिन जैसे ही लोली होश में आते ही अपने बाकी दोनों को भी होश में लाने की कोशिश कर रहा था। वो नोटिस करता है कि अब इन्हें आवाज लगाने का कोई फायदा नहीं, ये पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। लोली अभी कोशिश करता है कि वो अपने दोस्तों को बिना मारे होश में ले आए, लेकिन उसके बार बार फेस अटैक करने के बावजूद भी ये लोग होश में नहीं आ रहे थे। उन दोनों को बेहोश करने के बाद लोली डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो इस मुसीबत की जड़ को खत्म करेगा, उसके बाद क्या पता उसके दोस्त आराम से होश में आ जाए। तो वो सबसे पहले उसी पर झपट्टा मारता है। हालांकि वो बंदा इस बार अपनी विल पावर का यूज कर रहा था तो वो आसानी से लोली को उठाकर जमीन पर पटक चुका था, लेकिन वो ज्यादा देर तक लोली को कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा होकर उस पर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के जबरदस्त बैटल के बाद हमारे हीरो ने फाइनली एक स्वॉर्ड स्लैश लगाकर उस बंदे को जान से मार दिया था, जो कि मरते मरते ये कहते हुए जाता है कि तुम अपनी मौत की आखिर तक लड़ते रहोगे और यही तुम्हारी किस्मत है, तुम इससे भाग नहीं सकते। उसने जाते जाते अपने पपेट्स को ये कमांड दिया था और उसके पपेट्स कौन थे? जियाओ किंग और मिंगलोंग। यहाँ लोली अच्छे से समझ जाता है कि अब अपने दोस्तों को मारने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है, तो अपनी आंखों में आंसू भर के वो ना चाहते हुए भी अपने दोस्तों को जान से मार देता है। मरने से पहले ही जियाओ किंग होश में आ चुकी थी और अब वो जाते जाते अपने किए के लिए लोली से माफी करने लगती है। उसका कहना था कि हमें माफ कर देना, हम तो बस सरवाइव करना चाहते थे। उसके मरने के बाद लोली काफी ज्यादा अपसेट हो चुका था। वो उस दिन को याद करने लगता है जब उसने अपने दोस्तों की प्लानिंग सुनी थी, जब वो उसे मारने के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें पता लगा था उस असेंबली के 2 सीट के बारे में। वो कहते हैं कि ना तो उनके पास मास्टर का फेवर है, ना ही डिवाइन एबिलिटी और ना ही कोई और सोर्स अपर रियल में जाने का। उनके पास सिर्फ एक ही जरिया है, लोली को मारने का। हालांकि वो ये भी सोच चुके थे कि उन्हें मास्टर को क्या जवाब देना है। वो लोग पहले से ही जानते थे कि इस बार वो लोग जिस टियान जियान को मारने के लिए जा रहे हैं वो पावरफुल है, तो उसको मारने की आड़ में वो लोली को भी जान से मार देंगे और मास्टर से आकर कहेंगे कि उस बंदे ने मरते मरते लोली को भी अपने चपेट में ले लिया था। इस प्लान को सुनकर जियाओ किंग बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो कहती है कि क्या इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो लोली को सच में अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी। लेकिन मिंगलोंग जानता था कि अगर उन्हें खुद को जिंदा रखना है तो उन्हें ये कदम उठाना ही होगा। उस पल को याद करते हुए लोली उन्हें माफ कर देता है और वहीं देखते ही देखते उसके दोस्त पूरी तरह से वैनिश हो जाते हैं, हर उस चीज की तरह जो इस दुनिया में आई है मिटने के लिए। उन लोगों को आखिरी अलविदा करने के बाद वो भी वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक ओल्ड मैन की एंट्री होती है। पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि लॉन्ग वैन लो टियान जियान के फादर हैं, जो अपने स्पिरिचुअल रूट की पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर हुई बैटल को अपनी आंखों से विटनेस करने लग जाते हैं। पास में हो रही घटनाओं को रिव्यू करने के दौरान उन्हें हेवनली एग्जीक्यूशन हॉल के बारे में पता लग जाता है और वो समझ जाते हैं कि ये हॉल ही उनके बेटे के साथ आज हुई इस घटना के पीछे था। लॉन्ग वैन को लग रहा था कि उसके बेटे को मारने का ऑर्डर 7 किलिंग सेट की तरफ से आया, इसलिए वो गुस्से में मन बनाते हुए कहता है कि लगता है उनके जीने का मन नहीं है, तभी मेरे बेटे को मारकर उन्होंने मुझसे पंगा लिया है। उसे देखकर साफ साफ लग रहा था कि वो शांत नहीं बैठने वाला। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें लोली के मास्टर और उसके फादर को दिखाते हैं, जो कि हेवनली एग्जीक्यूशन हॉल के चीफ हैं। अब तक अपने हॉल में मौजूद वॉल जिस पर सोल लैंप्स लगे हुए थे, उनसे उन्हें पता लग जाता है कि उनके सेट के 2 और डिसाइबल्स जियाओ जिंग और
मिंगलोंग अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब लुओली वापस आता है तो वो अपने फादर और मास्टर को इस बारे में इन्फॉर्म करता है कि उसने मिशन कंप्लीट कर लिया। हालांकि इस दौरान उसके दोस्तों को उस स्पिरिट मंकी ने पोजेस करके उस पर हमला करवाया था, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी लुओली को अपने साथियों की जान लेनी पड़ी। तो उसके फादर मौके की नजाकत अच्छे से समझ जाते हैं। हालांकि लियोली बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। वो बताता है कि फादर, हमने जिसे मारा है उसके फादर ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के एक एल्डर हैं। मुझे नहीं लगता कि अपनी बेटे की मौत पर वो शांत बैठेंगे। ये चीज तो मास्टर चियून को भी अच्छे से पता थी। वो कहते हैं कि अब तक तो वो आधा रास्ता क्रॉस भी कर चुका होगा। यहाँ पर मास्टर चियून की बातों से हमें ये भी पता लगता है कि वो लुओली के इस तरीके से 7 किलिंग सेक्ट के हाथों से कंट्रोल होना बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसलिए वो जल्द से जल्द उसे सेंट्रल हेवन वर्ल्ड के अपर रियाल में जाना चाहते हैं, जिसके लिए लुओली को जल्द से जल्द अपने स्पिरिचुअल रूट को अवेक करना होगा, ताकि वो अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट कर सके, अपनी की को रिफाइन करने के लिए और एक अच्छा फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए। क्योंकि ये दुनिया सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए है। यहाँ पर कमजोरों को कंट्रोल किया जाता है और उन्हें इस्तेमाल किया जाता है ताकि अपना फायदा निकाला जा सके। और इस तरह के सिस्टम से मास्टर चियून बेजार आ चुके थे। अपने बेटे को इस सिस्टम के हाथों से आजाद करने के लिए वो जल्द से जल्द उसे स्ट्रॉन्ग होने को कहते हैं। लुओली हमेशा हर काम अपने मास्टर के ऑर्डर पर करता था। इस बार भी वो अपने मास्टर से पूछता है कि आगे उसे क्या करना है। वैसे तो उसे अभी भी ब्लैक ड्रैगन सेट की ही परवाह हो रही थी, लेकिन उसके फादर उसे रिलैक्स रहने को कहते हैं क्योंकि ये मामला वो खुद संभाल लेंगे। फिलहाल के लिए वो उससे पूछते हैं कि मैंने जो तुम्हें टेक्निक सिखाई थी, क्या तुमने उसे याद किया? ये टेक्निक उसके फादर ने उसकी बॉडी में मौजूद लॉन्गेविटी पॉइजन को रिमूव करने के लिए सिखाया था। लुओली बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लड़का था। उसने ये मेरिडियन क्लीनिंग बॉडी रिप्लेसमेंट आर्ट काफी पहले ही सीख लिया था। तो अब उसके फादर उसके हाथ में अपने लुओ फैमिली का टोकन और प्रेयर बीट थमाते हुए कहते हैं कि ये हमारे लुओ फैमिली की आइडेंटिटी है, इसे हमेशा संभाल कर अपने पास रखना। हालांकि ये चीजें हमेशा उसके फादर के पास रहती थी और अब उसके फादर उसे हैंड ओवर कर रहे हैं, तो ये देखकर उसे काफी अजीब लगता है। लेकिन वो सवाल करता उससे पहले ही मास्टर चियोन उसे एक और काम सौंप देते हैं, ये कहते हुए कि ये हमारे हेवनली एग्जीक्यूशन हॉल के सर्वाइवल का मैटर है। तुम्हें ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी होगी और मैं तुम्हें एक ओल्ड विलेज भेजूंगा। वहाँ पर मेरे बताए हुए पर्सन को तुम्हें ढूंढना है। वक्त काफी ज्यादा कम था, इसलिए अपने फादर के कहने पर लुओली जल्द ही वहाँ से निकल जाता है और उसके जाते ही हेवनली एग्जीक्यूशन हॉल के बाहर एंट्री होती है लॉन्गवन की, जिसके आने की खबर तो मास्टर चियोन को पहले से ही थी। तो उन्होंने अपने डिसाइपल्स को तैयार करके रखा हुआ था, जो कि उसके आते ही उस पर एरोस बरसाना शुरू कर देते हैं। एरो शावर से बचने के लिए वो बंदा अपने आसपास बैरियर क्रिएट कर देता है। लॉन्गवन को देखकर साफ पता लग रहा था जैसे कि वो पूरे हेवनली एग्जीक्यूशन हॉल को ही खत्म करने के इरादे से यहाँ पर आया हो। जब सारे सोल्जर्स उसके रास्ते को ब्लॉक करने के लिए एक साथ उस पर झपटते हैं तो वो वहाँ पर टॉर्नेडो क्रिएट कर देता है। उसकी रेड स्प्लिटर बाहर का वो टॉर्नेडो एक साथ उन डिसाइपल्स को अपने चपेट में ले चुका था। वो तो वहीं खड़े खड़े कसम खाता है कि आज यहाँ पर एक भी सोल जिंदा नहीं बचेगी। क्लियर करके शूट होते ही मास्टर चियोन को भी पता लग जाता है कि उनका बेटा उसकी डेस्टिनेशन तक पहुँच गया है। हमें पता लगता है कि लुओली और किसी को नहीं बल्कि पवेलियन मास्टर को लेने गया है, जिसके बारे में उसके फादर ने उसे कहा था। तो वहाँ पहुँचने के बाद वो तो जोर जोर से दरवाजा पीटने लग गया था। यहाँ दूसरी तरफ लॉन्गवन अब तक हेवनली एग्जीक्यूशन हॉल के अंदर एंटर हो जाता है। उसने अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया था। धीरे धीरे वो सोल लैंप जो कि अब तक जगमगा रही थी, अब उसमें गहरा अंधेरा छा चुका था। सिर्फ 2 ही सोल विजिबल थी, एक मास्टर चियोन की और दूसरा हमारे हीरो लुओली की। अब तक लॉन्गफैंग ने अपने थंडर पावर का यूज करके वहाँ पर जबरदस्त ब्लास्ट करने शुरू कर दिए थे, जिससे मास्टर चियोन बैरियर बनाकर प्रोटेक्ट होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ लुओली को दिखाते हैं। अपने फादर के बताए हुए एड्रेस पर जाने के बाद उसे वो घर पूरी तरह से खाली मिलता है। जब वो वहाँ पर उस जगह को ऑब्जर्व कर ही रहा था कि तभी अचानक से वो जगह सील हो जाती है। लुओली को कुछ भी समझ नहीं होता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वो कोशिश करता है कि वो उस बैरियर को ब्रेक कर सके, लेकिन तभी उसके फादर का क्लोन वहाँ पर अपीयर हो गया था। वो होलोग्राम लुओली को बताते हैं कि वो चाहे कितने ही एफर्ट्स क्यों ना लगा ले, अब ये बैरियर बिल्कुल भी ओपन नहीं होने वाला। वहीं दूसरी तरफ फाइनली मास्टर चियोन और लॉन्गवन आमने सामने आ चुके थे। वो तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मास्टर चियोन से कहता है कि वो तू ही है ना जिसने मेरे बेटे को मारने का ऑर्डर दिया था। मास्टर चियोन भी बिना डरे जवाब देते हुए कहते हैं कि वही कमीना जिसने 7 आदमियों और 8 औरतों की बड़ी बेरहमी से जान ली थी। लॉन्गवन कहता है कि अगर वो मेरा पाला हुआ कुत्ता ही क्यों ना था, लेकिन वो ऐसा कोई नहीं था जिसे तू टच कर सके। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को जान से मारने की? यहाँ मास्टर चियोन समझ जाते हैं कि जैसा बाप वैसा बेटा, आखिर गंदा खून गंदा ही होता है। लॉन्गवन अब उनके पूरे एग्जीक्यूशन हॉल को ही खत्म करने वाला था। शायद उसकी बातों से मास्टर चियोन समझ चुके थे, वो पहले से ही जानते थे। और असल बात तो ये थी कि ये प्लान उनका शुरू से ही था। तभी तो उन्होंने अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे गाँव से काफी दूर भेज दिया और बड़ी चालाकी से इस बंदे को उकसाते हुए इसे मजबूर कर दिया ताकि एग्जीक्यूशन हॉल पर हमला कर सके। मास्टर चियोन यही नहीं रुकने
वाले थे। वो सोल लैम्प वॉल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए उस बंदे को और भी बुरी तरीके से उकसाने लगते हैं, ये कहते हुए कि तुम जानते थे कि तुम्हारा बेटा नालायक है, लेकिन उस नालायक की वजह से तुम मेरे पूरे हेवनली एग्जीक्यूशन हॉल को खत्म करना चाहते हो। आखिर ये किस तरीके की क्रुएलिटी है। पर लॉन्गवेन काफी ज्यादा घमंडी था। वो कहता है कि मेरा तुम लोगों को इस तरह से मार देना ही तुम्हारे लिए रहम है, क्रुएलिटी पर तो मत ही जाओ। ये कहते हुए वो अपनी पूरी ताकत से मास्टर चियोन की तरफ अटैक थ्रो कर चुका था, जिसे वो अपनी पावर का यूज करके ब्लॉक करने लग जाते हैं। मास्टर चियोन अपनी पूरी ताकत का यूज कर रहे थे ताकि वो लॉन्गवेन को उसकी भी पूरी ताकत यूज करने पर मजबूर कर दे। वहीं दूसरी तरफ मास्टर चियोन का वो क्लोन लुओलिए को समझा रहा था कि ये बैरियर 3 घंटों बाद अपने आप हट जाएगा। मास्टर चियोन का वो क्लोन अपने बेटे से आखिरी अलविदा लेना चाह रहा था। जब वो उसे टच करने की कोशिश करता है तो वो एक एनर्जी स्पिरिचुअल बॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो बता रहे थे कि आखिर उन्होंने ये सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक वो फेट लैम्प वॉल वहाँ पर स्टैंड करेगा तब तक 7 किलिंग सेक्ट हमेशा उनके डिसाइपल्स को कंट्रोल करता रहेगा और अपने मन मर्जी का काम कराता रहेगा। उस सोल लैम्प वॉल के वहाँ रहते कोई भी आजादी से नहीं जी सकता और न ही उनसे कभी छुप सकता है। तो अपने बेटे को गुलामी से आजाद कराने के लिए मास्टर चियोन ने अपने पूरे हेवनली एग्जीक्यूशन हॉल को दांव पर लगा दिया। लॉन्गटियान पहले से ही काफी ज्यादा कमीना था और बहुत बुरे काम करा था, लेकिन 7 किलिंग सेक्ट ने कभी भी उसे मारने का हुक्म इन लोगों को नहीं दिया। ये तो मास्टर चियोन का प्लान था ताकि वो उसे मारे और ब्लैक ड्रैगन सेक्ट का एल्डर लॉन्गवेन उनके पूरे एग्जीक्यूशन हॉल को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। इतना ही नहीं, वो तो इतना पावरफुल है कि 7 किलिंग सेक्ट के साथ भी भिड़ जाएगा। तो उससे अच्छा मौका उन्हें नहीं मिलेगा उसे इस्तेमाल करके लुओलिए को हमेशा के लिए 7 किलिंग सेक्ट से आजाद करवाने का। यहाँ दूसरी तरफ मास्टर चियोन अभी भी लॉन्गवेन को उसकी पूरी ताकत लगाने के लिए उकसाए जा रहे थे। उन दोनों की फाइट धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी और यहाँ पर मास्टर लियोन का क्लोन अपने बेटे को समझा रहा था कि मैंने जो तुम्हें बीट दिया है उसे कभी भी अपनी बॉडी से मत उतारना, वो तुम्हारी डिवाइन एबिलिटी को छुपाने के लिए, और किसी को भी अपनी डिवाइन एबिलिटी के बारे में मत बताना, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक कि तुम इतने ताकतवर ना बन जाओ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तुम उस मुकाम तक पहुँच जाओगे जब तुम इस दुनिया को समझ सको, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे फादर ने आखिर ऐसा क्यों किया था। उसके फादर उसे अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़कर एक नए वीक पर्सन की आइडेंटिटी कैरी करके तियानशेंग माउंटेन जाने को कहते हैं। वहाँ पर गैंग प्रोविंस में उसे ओल्ड कियानजिन कपल को ढूंढना है जिनका 7 किलिंग सेक्ट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है और आगे वो उन्हीं के साथ रहेगा। लुओलिए अपने फादर की बातें सुनने के बाद अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो अपनी डिवाइन एबिलिटी का यूज करके उस बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, जो कि पूरी तरह से नाकाम रह जाती है। वहीं इसी के पैरेलल में हमें लॉन्गवेन को दिखाते हैं। उसने मास्टर चियोन को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। उसे वो उठाकर उसी वॉल के पास पटक देता है। मास्टर चियोन लॉन्गवेन के हाथों से उस वॉल को डिस्ट्रॉय कराने के लिए उसे और ज्यादा उकसाने लग गए थे। उसकी बातें इतनी ज्यादा कठोर थी कि लॉन्गवेन अब अपना गुस्सा संभाल नहीं पाता और एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर होने के नाते वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक का यूज करके उस पूरी जगह को तबाह कर देता है। उसने वहाँ पर एक फायर स्पिरिचुअल ड्रैगन समन कर दिया था, जिसके टकराते ही वो जगह पूरी तरह से जलने लग जाती है। इस हमले में देखते ही देखते वो जगह किसी खंडहर की तरह कन्वर्ट हो चुकी थी और ये सब करने के बाद लॉन्गवेन काफी फिल हंसी हंसने लग जाता है। हालांकि अभी कुछ ट्रेसेस बाकी रह गए थे, इसलिए मास्टर चियोन के फिर से उकसाने पर लॉन्गवेन तबाही मचा चुका था। यिनज़ाओ पैलेस को पूरी तरह से खाक में मिलाने के बाद फाइनली वो अपने रिवेंज को कंप्लीट करके वहाँ से सेटिस्फाई होकर निकल जाता है। दूसरी तरफ लुओलिए को दिखाते हैं जो कि अपने फादर के इस डिसीजन से काफी ज्यादा पछता रहा था। उसे समझ नहीं आता कि क्या उसके लिए उसके फादर ने इतने लोगों की जाने ली है, क्या वो वर्थ इट होगा। जैसा कि उसके फादर ने कहा था 3 घंटे के बाद वो बैरियर अपने आप हट जाता है और वो दरवाजा खुल जाता है, जिसके खुलते ही लुओलिए 1 मिनट भी वहाँ और वेस्ट नहीं करता, फटाफट अपने सेक्ट पहुँचता है जहाँ पूरी तरह से लाशों का ढेर लग चुका था। वो जगह जो कल तक उसका घर हुआ करता था, जहाँ पर उसने अपना बचपन देखा, आज वो पूरी तरह से शमशान बन चुका था। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो रुइंस में फटाफट अपने फादर को ढूंढने लग जाता है। काफी ढूंढने के बावजूद भी उसे उसके फादर नहीं मिलते। उसे रात से सुबह हो जाती है ढूंढते ढूंढते और अब वो फाइनली वहाँ से विजिट करने के बारे में सोचता है। तियानशेंग माउंटेन जाने के रास्ते के दौरान वो यही सोच रहा था कि चैंग प्रोविंस में उसकी मॉम कियानजिन वो अभी तक जिंदा कैसे हैं और फादर ने पहले क्यों नहीं बताया उनके बारे में। एक साथ उसकी लाइफ में बहुत कुछ घट चुका था और अब तो उसकी पूरी आइडेंटिटी चेंज होने वाली थी। उसके फादर ने इतने सालों की प्लानिंग सिर्फ आज के दिन के लिए की थी। ये जानकर कि उसके फादर कितने ज्यादा स्मार्ट थे और अपने अंदर कितना कुछ छुपा कर बैठे थे, उसे बहुत अजीब लग रहा था। अब हमारे हीरो का नेक्स्ट सफर होने वाला था लुओटुओ के पास, जहाँ पर वो अपने स्पिरिचुअल रूट टेस्ट को देने वाला है, क्योंकि इसके बाद ही वो लिनडियर सेक्ट में एंटर हो पाएगा और वहीं से उसे सेंट्रल हेवन मेन वर्ल्ड जाने का मौका मिलेगा और तभी वो पूरी तरह से अपनी बॉडी में मौजूद उस लॉन्गेविटी पॉइजन को रिमूव कर सकता है, वरना वो खुद को
को जिंदा नहीं रख पाएगा और उसके फादर की इतनी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पर पहले वो स्ट्रॉन्ग होना चाहता था और उसके बाद अपनी मदर से मिलना चाहता था। अब उसके कंधों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसके बाद हम एक पर्सन को दिखाते हैं जो कि अपनी बेटी और वहाँ पर मौजूद एक लड़के को, उसकी बेटी जिसका नाम लुओजिन था, उन्हें ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द 3 दिन में होने वाले स्पिरिचुअल रूट टेस्ट की सिलेक्शन के लिए खुद को तैयार कर लो। तुम दोनों इस बार इस टेस्ट को देने वाले हो, याद रखना कोई भी गलती ना होने पाए। वो उस टेस्ट को लेकर काफी ज्यादा कॉशियस लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये उनके फ्यूचर से जुड़ा है, जो कि उनके लिए बहुत जरूरी है। जब हमारा लोली सिटी में पहुंचता है तो 20 सालों में होने वाले उस स्पिरिचुअल रूट टेस्ट के लिए वहाँ के लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे। इतना ही नहीं, आसपास के लोगों की बातें सुनने के बाद लोली को पता लगता है कि ये लोग अपने ब्रदर लुओ और उनकी सिस्टर लुओजिन के लिए पूरी तरह से श्योर थे कि उन्हें तो लिंडे सेक्ट में आराम से एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि वो लोग इतने पावरफुल जो है। उनकी बातें ध्यान से सुनते सुनते हमारा हीरो इसी बारे में बात करने लगता है कि 20 साल में होने वाले इस स्पिरिचुअल रूट टेस्ट में काफी सारे दिग्गज पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कोई भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। आखिरी अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है, उन सभी को सेंट्रल हेवन वर्ल्ड जाने का जो मौका मिल सकता है इमॉर्टैलिटी हासिल करने के लिए। उसी टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए लुओजिन और उसका भाई घोड़े पे सवार होकर तेजी से टाउन के बीच में से उस डेस्टिनेशन पॉइंट पर जाने वाले थे, लेकिन तभी उनके रास्ते में एक छोटी बच्ची आ गई थी जो कि इंजर्ड होने ही वाली थी। लेकिन तभी वो लोग जैसे तैसे खुद को संभाल लेते हैं। लुओनी ने उस लड़की को प्रोटेक्ट कर लिया था, जिससे लुओजिन काफी इम्प्रेस हो जाती है। वो काफी ज्यादा पोलाइट लग रही थी। न केवल वो उन दोनों से माफी मांगती है, बल्कि लुओली को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू भी बोलती है। उसे जल्दी थी क्योंकि उसे कंपटीशन में पहुंचना था, तो वो ज्यादा बातें ना करते हुए अपने रूट भाई के साथ वहाँ से निकल जाती है, जो कि अपने बिहेवियर के लिए बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं कर रहा था। हालांकि उन्हें जल्दी जल्दी आगे बढ़ता देखकर लुओ भी समझ जाता है कि ये पक्का कंपटीशन के लिए जा रहे होंगे, तो वो भी ज्यादा देर नहीं करता, ट्रायल के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर पहले से ही बहुत से पार्टिसिपेंट की भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को चीरते हुए जब लोली आगे पहुँचता है तो आगे उसे लो फैमिली के क्लैन हेड मिलते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि लुओजिन के फादर थे। फ्रंट रो पे पहुंचने के बाद हमारा लोली भी लुओजिन को नोटिस कर लेता है, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। बाकी सारे लोग भी उसे देखकर यही सोच रहे थे कि आखिर ये कौन है, क्योंकि वो पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही थी। वहीं क्लैन हेड सभी को 20 सालों में होने वाले इस स्पिरिचुअल रूट टेस्ट असेंबली के लिए सबका स्वागत कर रहे थे। हमें पता लगता है कि इस टेस्ट को कंडक्ट करने का उनका रीजन ये है कि वो यहाँ से 2 पावरफुल डिसाइपल्स को लिन दाई सेक्ट में ज्वाइन करवाएंगे, जो इस टेस्ट को जीत जाएगा। उसी के साथ हमें पता लगता है कि लिन फैमिली का इमॉर्टल क्लैन के लोगों के साथ काफी पुराना नाता है, क्योंकि उनके पूर्वज सालों पहले इमॉर्टैलिटी को हासिल कर चुके थे। गोल्डन कोर रियल में पहुंचने के बाद इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने अपने अलाए ब्लैक ड्रैगन सेक्ट से वहाँ के एक पावरफुल एल्डर को इनवाइट किया था, जो अभी रास्ते में है, उन तक पहुँचने ही वाले हैं। पता चलता है कि जिस पावरफुल एल्डर को उन्होंने इनवाइट किया है वो और कोई नहीं बल्कि लॉन्ग वैन है, जो कि इस सेरेमनी को ऑब्जर्व करेगा। उस स्पेशल गेस्ट की एंट्री पर बाकी सारे लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश हो रहे थे। वहीं हमारे हीरो को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यही वो इंसान है जिसने उसकी दुनिया तबाह करके रख दी। लॉन्ग वैन अपनी उसी अकड़ के साथ वहाँ पर आकर थ्रोन पर बैठ जाता है। लुओ फैमिली के एल्डर समेत हर कोई उन्हें काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा था, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक इमॉर्टल जो है। उसकी परमिशन लेने के बाद लुओ फैमिली के क्लैन हेड फटाफट ऑफिशियली इस टेस्ट को अनाउंस कर देते हैं। लुओली अपने दुश्मन को देखने के बाद यही सोच रहा था कि अब तक लगता है इसने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन अगर अब मैं यहाँ से गया तो वो बहुत जल्दी मुझे पहचान लेगा और उसके बाद उसकी सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एल्डर लुओ को दिखाते हैं, जो स्पिरिट रूट टेस्ट के लिए एक डिवाइन ट्री का यूज करने वाले थे, जिसमें स्पिरिचुअल पावर पोर करने के बाद आपको पता लगता कि ये बंदा अपने ट्रू स्पिरिट रूट को अवेकन कर पाया है या नहीं। इस बारे में जैसे ही लोली को खबर लगती है कि इसमें तो स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये एल्डर तो वैसे भी उसे पहचान जाएंगे, क्योंकि एक हायर लेवल कल्टीवेटर होने की वजह से उनके पास डिवाइन सेंस मौजूद है। तो अब लोली की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि एक तरफ तो कुआं था और दूसरी तरफ खाई। उसे अपने कदम काफी फूक फूक कर रखने थे, तो वो एकदम से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की बजाय सिचुएशन को एनालाइज करने लग जाता है। वहीं एल्डर लुओ के अनाउंसमेंट के बाद कि जो भी डिसाइपल इस स्पिरिचुअल रूट टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो सामने आकर टेस्ट दे। सारे डिसाइपल्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और तभी लुओजोंग नाम का एक बंदा सामने आ जाता है, जो कि लुओ फैमिली के ही एक ब्रांच का मेंबर था। उसके आते ही सब लोग एक्साइटेड हो गए थे, यहाँ तक कि लुओ फैमिली के क्लैन लीडर भी। जैसे ही वो बंदा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को स्ट्रीम में इन्फ्यूज करता है ना, स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ट्री रिएक्ट कर रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। वो ट्री ग्लो नहीं करती क्योंकि उस बंदे के पास सिर्फ 5 एलिमेंट्स थे, वो भी वेस्ट स्पिरिचुअल रूट वाले। बेचारा अपसेट होकर मुंह बनाते हुए वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ एक लड़की आती है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल रूट भी वेस्ट थी। एक एक करके वहाँ पर बहुत से एस्पिरेंट्स की एंट्री होती है, लेकिन सारी वेस्ट जाती है।
बेचारे एल्डर्स तो इन यूजलेस लोगों का मुंह देखते देखते ही थक चुके थे। उसी बीच एक पहाड़ जैसा इंसान उस वॉल को ही ब्रेक करने की ट्राई करने लगता है जो उस पेड़ को सिक्योर कर रही थी। सभी नाकाम लोगों ने एल्डर्स का मूड खराब कर दिया था। तो ये देखते हुए लुओजिन का ब्रदर टशन मारते हुए सबके सामने आ जाता है। पहले तो वो अपने फादर से परमिशन लेता है, जिसे ज्यादा देखकर उसके फादर की तो छाती चौड़ी हो जाती है और वो एटीट्यूड के साथ उस ट्री के सामने पहुंचकर उसमें जैसे ही अपनी पावर इन्फ्यूज करता है ना, तेजी से वो पेड़ 3 एलिमेंट शो करते हुए ग्लो करने लग गया था। ये देखकर लुओली भी लाइक ये कमीना इसी वजह से इतना एरोगेंटली बिहेव करता है क्योंकि इसके पास पावर है और इस बारे में इसे पहले से ही पता था। हालांकि अभी लुओली का उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का कोई दिल नहीं था। वो आराम से अभी भी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था। लुओजिन ये देखने के बाद कि उसका भाई सिलेक्ट हो चुका है, वो भी टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाती है। उसके फादर उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड थे और उसका भाई भी उसे चेयर अप करते हुए कहता है कि हम दोनों ने डाइसेक्ट में मुलाकात करेंगे। तो वो भी काफी कामली उस टेस्ट को कंप्लीट कर लेती है। हालांकि उसके पास सबसे रेयरेस्ट सिंगल एलिमेंट ट्रू स्पिरिट रूट था जो कि वाटर रूट था। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के ट्री के साथ एम्बेड होते ही वो ट्री ग्रीन कलर की एनर्जी के साथ ग्लो करने लग गया था। अब ये देखकर कि दोनों नोबल पर्सन लिन डाइसेक्ट को ज्वाइन करने के लिए पूरी तरीके से क्वालिफाइड है, उनके फादर को तो काफी प्राउड फील होने लग जाता है। वो काफी क्यूरियोसिटी के साथ लॉन्ग वैन की तरफ देखते हैं जो कि अब तक डिसइंटरेस्ट शो कर रहा था, लेकिन अब सडनली उसे काफी इंटरेस्ट आने लग जाता है ये देखकर कि 2 रेयर टैलेंट एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, लुओ फैमिली से। अब तक लुओली ये देखने के बाद कि 2 रिजर्व सीट इन नोबल पर्संस को मिल चुकी है जिसके लिए इन दोनों ने फाइट की, तो एक आम कल्टिवेटर होने के नाते वो कैसे हार मान सकता है जिनके पास पहले से ही पावर मौजूद है, पैसा मौजूद है। वो अगर इमॉर्टलिटी कल्टिवेट करने के लिए दूसरों के साथ फाइट कर सकते हैं तो वो क्यों शांत रहे, जबकि उसे पता है कि ये लॉन्गेविटी पॉइजन उसे कभी भी जान से मार सकती है। तो अब उसने पूरा मन बना लिया था कि अब वो भी सब कुछ रिस्क पे लगाकर ये दाव जरूर खेलेगा। बिना कोशिश किए हार मानना उसके फादर के लिए बिग इंसल्ट होगी। तो जैसे ही एलन अनाउंस करते हैं कि अगर अभी भी किसी को इंटरेस्ट है और कोई डिसेबल इस टेस्ट को देना चाहता है तो वो आकर एनरोल कर सकता है, तो हमारा लुओली अपने पास मौजूद अपने फादर का दिया हुआ टोकन उन्हें शो करते हुए कहता है कि उसे इस टेस्ट को ट्राई करना है। अब इसके बाद तो लुओली एकदम से स्पॉटलाइट में आ जाता है, इतना कि एल्डर लुओ सामने आकर उस टोकन को टेस्ट करके ये वेरीफाई करते हैं कि ये रियल टोकन है, यानी कि हमारा लुओली सच में उनकी फैमिली से बिलोंग करता है। उन्हें ये पता करने में भी देर नहीं लगता कि हमारा लुओली विलेज साइड से, जहाँ से काफी सालों से कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली नहीं थी। अब ओल्ड विलेज का नाम सुनने के बाद तो लॉन्ग वैन के भी कान खड़े हो गए थे। उसे पहले से ही लुओली का ऑरा फेमिलियर लग रहा था और अब तो वो अपनी मेमोरीज रेकग्नाइज करते हुए ये पता लगाने लगता है कि क्या सच में उससे कोई चीज पीछे रह गई थी। तो उसे याद आता है कि जब वो वहाँ से लौट रहा था तो एक सोल लैम्प टिमटिमा रहा था। तो वो पूरी तरह से श्योर तो नहीं था, लेकिन उसे लुओली पर इतना शक जरूर हो गया था कि ये चूहा पक्का उसके जाल से बचकर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ एडलर लुओ ये कंफर्म करने के बाद कि लुओली उनके लू फैमिली का मेंबर है, उसे इस एग्जाम में स्टेप अप करने का मौका देते हैं। वहीं उसे आगे बढ़ता देखकर लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगे थे कि ये तो ओल्ड विलेज से है, पक्का कुछ नहीं कर पाएगा। वहीं लुओली के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सेक्रेट सेक्ट कोटा जिसे हासिल करने के लिए इस बार उसके फादर और उसके डिसाइपल्स को अपनी जान गंवानी पड़ी, वो कसम खाता है कि इस बार वो इतनी आसानी से इसे किसी और के हवाले नहीं करेगा। लुओजिन को दिखाते हैं जो कि लुओली को देखकर पहचान गई थी और वो उसे देखकर काफी खुश भी लग रही थी। मॉर्टल वर्ल्ड में 16 सालों तक ड्रिफ्टिंग यानी कि एमलेस फ्लो के साथ आगे बढ़ने के बाद फाइनली उसे आज पता चला है कि उसने इतना सब कुछ इस मोमेंट के लिए किया था। उसके फादर पहले से ही उसे थोड़ा थोड़ा इस दिन के लिए प्रिपेयर करते आ रहे हैं, जिसके बारे में उसे पहले कोई आइडिया नहीं था, लेकिन अब वो क्लियरली समझ जाता है। अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करने के बाद वो जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्री में ट्यून करता है, उसे पहली बार अपनी मदर की मेमोरी रिकॉल होती है। लुओली फिलहाल के लिए कंफ्यूज था क्योंकि वो उस पर्सन को पहचान नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में उसकी पावर को कंफ्यूज करने के बावजूद भी वो ट्री रिस्पॉन्स नहीं करती और सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये भी बाकियों की तरह यूजलेस निकला। वहीं लुओली यही सोच रहा था कि उसने अपने फादर से जो प्रॉमिस किया था उसका क्या होगा। क्या वो सच में अपने फादर की कुर्बानियों को इस तरीके से जाया करने वाला है क्योंकि उसके पास स्पेशल टैलेंट मौजूद नहीं है। वो तो अपने फादर से माफी मांगने लगा था। सभी लोग अपने अपने काम में वापस लौटने लग जाते हैं कि तभी अचानक से वो ट्री गरजना शुरू कर देती है। उस पर स्पार्क देखने को मिलता है। एक झटके से ही इस हलचल ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। कुछ ही पलों में वो ट्री पूरी तरह से फायर एनर्जी से घिर जाती है। खुद लुओली भी ये नजारा देखने के बाद अपनी हैरानी छुपा नहीं पाता। वहीं बाकी सारे लोग, उन्होंने पहली बार इस तरीके का एक्सट्रीम ऑरा सेंस किया था। वहीं लॉन्ग वैन इस नजारे को देखते ही समझ जाता है कि ये स्पिरिट रूट अवेकनिंग है। अब तो सभी लोग लुओली को इस नजर से देख रहे थे जैसे कि उन्होंने कोई गोश्त देख लिया हो। वहीं लुओली को उसके फादर ने बताया तो था कि उसकी स्पिरिट रूट अवेक होगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस तरह होगी और इस वक्त होगी। वैसे तो नॉर्मली स्पिरिट रूट अवेकनिंग बच्चे
के जन्म के बाद ही हो जाता है, लेकिन उसकी सिचुएशन अलग है और इसी वजह से तो उसकी स्पिरिट रूट अवेकनिंग अभी हुई है। लुओजिन के बिग ब्रो को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब क्लियरली इस बंदे ने उसके स्पॉट को जो छीन लिया। वही हमारा हीरो बस यही सोच रहा था कि किस तरह की किस्मत है, वो तो अपने एनिमीज से बचकर कल्टीवेशन की जर्नी में आगे निकलने का सोच रहा था। वहीं उसकी स्पिरिट रूट अवेकनिंग ने सभी का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया। सबसे रेयर डुअल स्पिरिट हमारे लुओली के पास मौजूद थी। इस यंगेस्ट टैलेंट को देखने के बाद लुओ क्लैन के लीडर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये था तो उनकी फैमिली से ही। वो तो काफी खुश होकर लॉन्गवेन की राय जानना चाहते थे, जो कि पहले से ही लुओली पर नजरें गड़ाकर बैठा हुआ था, क्योंकि अब वो उसके निशाने पर आ चुका है। लॉन्गवेन यहाँ पर अपने अलायंस को स्ट्रॉन्ग करने आया था, इसलिए वो कहता है कि कोइंसिडेंटली देखो ना, मैंने 2 जीनियसेस की पावर को विटनेस किया, जिसमें से एक स्पिरिचुअल रूट अवेकनिंग भी थी। वो तो लुओ फैमिली की तारीफ करते हुए कहता है कि सच में यहाँ पर हिडन जेम्स मौजूद है। और अब ये सब देखने के बाद वो लुओ फैमिली के 6th एंसेस्टर के साथ एक्वेंटेड होने को तैयार हो जाता है। और अब इसके बाद वो वहाँ से निकलते हुए ये कहते हुए जाता है कि मैं अपने एल्डर्स को कहूंगा कि वो आपके एंसेस्टर को इनवाइट करें। लुओ फैमिली के क्लैन लीडर इस बारे में अपने एंसेस्टर को इन्फॉर्म करने के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले लॉन्गवेन लुओली की तरफ आता है और वहीं से उसे स्कैन करते हुए उससे सवाल करने लग गया था कि यंग बॉय, क्या हम पहले कहीं मिले? लुओली को समझते देर नहीं लगती कि ये बंदा उसे सस्पेक्ट करने लग गया, इसलिए वो कहता है कि कहाँ? यिनजाओ जैसे मामूली रियाल में इमॉर्टल कल्टीवेटर का आना नामुमकिन है। वो तो सिर्फ ऐसे इमॉर्टल से मिलने के सपने देख सकता है, मिलने के बारे में आज से पहले कभी भी नहीं। जवाब काफी ज्यादा कन्विंसिंग था, लेकिन जिस बंदे को वो कन्विंस करने का ट्राई कर रहा था वो ऑलरेडी काफी पावरफुल बीइंग है, तो वो इतनी जल्दी उसकी बातों में नहीं आता, बल्कि अपने डिवाइन प्रोविंग से उसे स्कैन करने लग जाता है। हालांकि लुओली की बॉडी में मौजूद वो प्रेयर बीड्स उसकी स्पिरिचुअल पावर को इन एंड आउट कर रही थी, जिसके ग्लिचिंग इफेक्ट की वजह से वो बंदा इस बारे में पता नहीं लगा पा रहा था। लुओली को भी ये फोर्स फील हो जाता है, जो कि उसकी एग्जिस्टेंस तलाश करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अब तक उसे समझ आ गया था कि उसके फादर का दिया हुआ वो प्रेयर बीड ही उसे इस बंदे से बचा रहा है, जिसके बारे में उसके फादर ने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। और अब तो लॉन्गवेन का डाउट और ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए वो हमारे लुओली को एक तरह से हिंट दे रहा था कि अब तो तुम भी इमॉर्टैलिटी के पाथ पर चल पड़े हो, आगे का रास्ता तुम्हें अकेले तय करना है और सब कुछ तुम्हारे कंधों पर होगा। अभी तक तो लॉन्गवेन को यही लग रहा था कि इस बंदे ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग की है, इसी वजह से वो उसकी पावर को यानी प्रूविंग को रोक रहा है। एक ऐसे एट्रीब्यूट वाले स्पिरिचुअल रूट का बंदा जो कि 100 सालों में एक बार अपीयर होता है, आखिर क्यों ना इस तरीके का हो। लुओली उसे कहीं से भी सिंपल नहीं लगता, बल्कि अपने फ्यूचर के लिए काफी बड़ा थ्रेट लगता है। लेकिन अब वो लुओ फैमिली की टेरिटरी में था, तो फिलहाल तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो अभी के लिए वो वहाँ से जाते हुए ये सोचने लगता है कि आखिर वो ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर रहेगा जब वो उस मच्छर को मसलने वाला है। उसके जाने के बाद लुओली ने राहत की सांस ली थी। हालांकि अब तक वो भी पता लगा चुका था कि ये बंदा उसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगा। इधर लुओ क्लैन के लीडर लुओली और लिन से कहते हैं कि तुम लोग आज यहाँ पर रेस्ट कर लो, कल तुम दोनों को लिंडे सेट के लिए निकलना है। अपना स्पॉट इस तरीके से छीने जाने पर लुओजिन का भाई तो गुस्से में दांत पीस रहा था। लुओमिंग का सपना था इमॉर्टल बनने का, और अब इस तरीके से चूर चूर होने की वजह से वो तो होश खोकर ड्रिंक करने लग जाता है। अब ड्रिंक करते करते भाई साहब को इतना गुस्सा चढ़ता है कि अपने रूम की चीजों को तोड़ फोड़ने लग गया था। तभी अचानक से आधी रात को लॉन्गवेन की एंट्री होती है। लॉन्गवेन को लुओमिंग की कमजोरी अच्छे से पता थी, उसका गुस्सा, इसीलिए वो उसी में घी डालने लग गया था। वो लुओमिंग को लुओली के खिलाफ भड़काते हुए कहता है कि कल का गाँव का आया हुआ लड़का तुम्हारे स्पॉट को तुम्हारे हाथ से छीन कर ले गया, तुम्हें बुरा तो लग रहा होगा। आज तुमसे ज्यादा सुपीरियर होने की वजह से जो अटेंशन उसे मिल रही है, जो रिस्पेक्ट उसे मिल रही है, वो तुम डिजर्व करते थे। लेकिन देखो ना, अब तुम इन्फीरियर हो, तुम भी बाकी कल्टीवेटर्स जैसे धुतकार दिए गए हो, तुम्हें वो सारी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जो उसे मिलने वाली है। ये कहने के बाद अब वो उसे उकसाने लग गया था ताकि वो लुओली को चांस से मार दे, ये कहते हुए कि जिसे लोग फेट और डेस्टिनी कहते हैं, मैं उस पर यकीन नहीं करता। मुझे लगता है कि इंसान अपनी किस्मत खुद बदल सकता है, और आफ्टर ऑल लुओ फैमिली के असली हकदार तुम हो, तो जो चीजें उस कल के आए लड़के को मिल रही है वो सब कुछ तुम डिजर्व करते हो। अब अच्छा खासा चढ़े जाने के बाद वो लॉन्गवेन से पूछने लगता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए अपनी पोजीशन को वापस हासिल करने के लिए, पर लॉन्गवेन उसे अपना रास्ता खुद ढूंढने का बोलकर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे पता था कि इस गधे के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आएगी, लुओली को रास्ते से हटाना। इनडायरेक्टली वो अपने हाथ गंदे किए बिना अपने दुश्मन को मरवाना चाहता था। उसके जाने के बाद पीछे से लुओमिंग चिल्लाता रह जाता है। हालांकि उसके जाने के बाद वो उसे कह रहा था कि ये बूढ़ा कमीना, इसे क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चला कि ये मुझे मॉक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ भी कहो, क्या तो सही रहा था। वो कल का आया अनोनिमस गाँव का लड़का मेरे स्पॉट को कैसे छीन सकता है, जिसे कल तक एक मक्खी भी नहीं जानती थी, आज वो लिंडा सेट का डिसाइबल बनने वाला है। तभी अचानक से लुओमिंग की नजर वहाँ पर पड़ी। लॉन्गवेन की अंगूठी पर जाती है जिसमें से पर्पल एनर्जी निकल रही थी, काफी डिमोनिक।
उसे तो लगता है कि शायद वो बुढ़ा गलती से छोड़ गया, लेकिन वो तो इंटेंशनली छोड़ के गया था। अब बिना सोचे समझे लुओ मिंग उसे वेयर कर लेता है और उसके बाद धीरे धीरे उसकी बॉडी में चेंजेस शुरू हो जाते हैं। एक डिमोनिक चीज उसकी बॉडी को कंट्रोल करना शुरू कर चुकी थी और अब उसकी पावर के साथ उसकी फिजिक भी बदलने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें लियोली को दिखाते हैं जो अपने रेसिडेंटल एरिया की तरफ आगे बढ़ रहा था। दरवाजा ओपन करने से पहले ही ट्रांसफॉर्म हुआ लुओ मिंग उस पर स्नेक अटैक कर देता है, जिसके अटैक के लिए लियोली प्रिपेयर नहीं था और उसके अटैक बैक करने से पहले ही वो दरवाजा तोड़ते हुए अंदर पहुंच जाता है। हालांकि एक ट्रेंड असैसिन होने की वजह से उसे खुद को संभालने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और लुओ मिंग को सिर्फ एक झलक देखने के बाद ही उसे यह एहसास हो जाता है कि लुओ मिंग के साथ कुछ तो गड़बड़ है। पोजेस हालत में लुओ मिंग लियोली से 10x ज्यादा पावरफुल लग रहा था, इतना कि वो उसे उठाकर दीवार पर पटक देता है। पर उसकी पावर का अंदाजा लगाने के बाद जब वो दोबारा उसे किक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था तो लियोली फुर्ती के साथ अपनी पोजीशन चेंज करते हुए उस बंदे को किक करते हुए खुद से दूर कर देता है। उसकी स्ट्रेंज पावर्स देखते ही लियोली समझ जाता है कि ये पोजीशन में है, इसका मतलब अभी इससे बहस करना या इसे समझाना उसकी बस में नहीं, ये उसे जान से मार कर ही रुकेगा। तो वो तो वहाँ से निकल जाता है ताकि सिचुएशन को और अच्छे से एनालाइज कर सके। लियोली रूफटॉप के रास्ते से एस्केप करने का ट्राई कर रहा था, वहीं लुओ मिंग भी उसे तेजी से चेज करने लग गया था। उन दोनों के भागा दौड़ी करते हुए जो नॉइस क्रिएट होता है वो लुओ जिन के भी कानों में पहुंच चुकी थी, जो कि वहीं बैठकर स्टडी कर रही थी। वो कंफ्यूज लग रही थी कि आखिर इतनी रात को उसका भाई लियोली का पीछा क्यों कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों लोग फाइट करते करते अरीना में पहुंच जाते हैं, जहां उन दोनों की फाइट काफी इंटेंस हो चुकी थी। यहाँ पर लियोली उस बंदे को धक्का मारकर इससे पहले कि उसे हिट करता वहाँ लुओ जिन पहुंच जाती है। उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड रखते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लुओ फैमिली के फॉरबिडन फाइट रूल्स को ब्रेक करने की, यहाँ पर प्राइवेट फाइट्स अलाउड नहीं है और तुम मेरे भाई पर अटैक कर रहे हो। लुओ जिन की बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि उसका भाई पोजीशन की हालत में उस पर भी हमला कर देता है। पहले तो वो उन दोनों को उठाकर पटकता है और उसके बाद फिर लुओ जिन को टारगेट करने लग जाता है। अब तक लुओ जिन भी समझ गई थी कि आखिर क्यों लियोली उसके भाई पर अटैक कर रहा था। हालांकि फाइट के दौरान उसे भी समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है उसके भाई के साथ, लेकिन क्लियरली क्या ये तो उसे भी नहीं पता लगा। अपनी बहन को विशियसली कूटने के बाद वो ऑलमोस्ट उस पर जानलेवा हमला करने ही वाला था कि तभी लियोली आकर उसे बचा लेता है और अब तो वो बंदा लियोली के पीछे पड़ गया था। एक बेहतरीन कल्टीवेटर, लुओ फैमिली का सक्सेसर, और अब इस खतरनाक डिमोनिक पावर की वजह से वो लियोली के साथ काफी हार्श हो चुका था। लियोली काफी ग्रिम कंडीशन में पहुंच चुका था। लुओ मिंग के हाथों से उसे बुरी तरीके से पिटता हुआ दूर से वो बंदा भी देख रहा था, जिससे अब ऐसा लगने लगता है कि शायद उसने फालतू में ही लियोली पर शक किया, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि इस लड़के के पास कुछ खास पावर्स हैं। पर लगता है कि उसे उस अवेकनिंग की वजह से गलतफहमी हो गई और उसने एक मामूली लड़के को अपना एनिमी समझ लिया। अब तक उन दोनों के फाइट का शोर सोल्जर्स तक पहुंच जाता है, जो कि एड्रेस को बुलाने चले जाते हैं और ये देखकर लॉन्ग वेन वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे एड्रेस की नजरों में नहीं आना था। यहाँ उसके जाते ही लुओ मिंग काफी तेजी से हमारे हीरो को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, जो कि उसी के अटैक की वजह से एक बैल के नीचे दबकर फंस जाता है। लुओ मिंग के उसके पास पहुंचने से पहले ही हमारे हीरो की पावर एक्टिवेट हो जाती है और उसके स्पिरिचुअल हैंड्स बाहर आ जाते हैं। हालांकि उन हैंड्स को देखने के बाद लियोली खुद हैरान था, क्योंकि इन पावर्स को उसने खुद से अवेक नहीं किया, शायद ये उसे डिफेंड करने के लिए खुद ब खुद सामने आ गए और अब उन स्पिरिचुअल हैंड्स में उसकी स्पिरिट पावर कंज्यूम हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो इतना खतरनाक अटैक करता है कि बेचारा लुओ मिंग जान से मारा जाता है। उसके मरते ही वहाँ पर एड्रेस भी पहुँच गए थे, पर तब तक जिस रिंग की वजह से लुओ मिंग पोजेस था वो रिंग भी उसकी उंगली से बाहर निकलकर अपने आप गायब हो जाती है, जिसके गायब होने की वजह से सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और अब किसी का भी ये पता लगा पाना कि लुओ मिंग पोजेस था बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। जब एड्रेस वहाँ पहुँचते हैं तो लुओ फैमिली के क्लैन हेड अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर परेशान हो गए थे और जब वो लियोली से इस बारे में पूछता है तो वो सब कुछ बता देता है कि अचानक से लुओ मिंग ने अपना आपा खोकर डेमोनिक पावर का यूज करते हुए उस पर हमला कर दिया। रास्ते में जब लुओ जिन आई तो उसने उसे भी काफी बुरी तरीके से घायल करके बेहोश कर दिया। अब एल्डर्स यूं ही तो लियोली की बात पर यकीन नहीं कर सकते थे, इसलिए वो कहते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करके इस बारे में पता लगाएंगे। अब इसके बाद हमें लियोली को उसके कमरे में दिखाते हैं, जो इसी बारे में सोच रहा था कि लुओ मिंग जैसे लड़के के पास इतनी खतरनाक पावर का होना इम्पॉसिबल है, पक्का उसकी हेल्प की होगी। और उसका सीधा शक जाता है लॉन्ग वन पर, क्योंकि वही उसे जान से मारना चाहता था। तो वो समझ जाता है कि उसने लुओ मिंग का इस्तेमाल किया ताकि वो लुओ फैमिली के शक के दायरे में ना आए। लियोली इतना तो समझ जाता है कि आज की रात वो उस पर दूसरा अटैक तो बिल्कुल नहीं करेगा। उसे ये भी पता था कि एक बार अगर वो लिन ताई सेट का डिसाइपल बन गया तो फिर लॉन्ग वन उसे जल्दी टारगेट नहीं कर पाएगा। इधर दूसरी तरफ लुओ जिन, जो कि बेहोश हो चुकी थी, अब वो होश में आकर अपने फादर को बताती है कि कैसे उसके भाई का रवैया अचानक से ही बदल चुका था। यहाँ लुओ जिन को भी लग रहा था कि उसके भाई को शायद से किसी ने कंट्रोल किया है, पर उसके फादर बताते हैं कि उन्होंने पूरी लुओ सिटी छान मारी, उन्हें किसी भी बाहर वाले के आने का कोई ट्रेस नहीं मिला। इसका मतलब यही है कि उन्हें अब इन्वेस्टिगेशन यही रोकनी होगी, वरना लुओ फैमिली की बदनामी हो
जाएगी। तो मैटर वहीं क्लोज हो जाता है और उसके बाद हम हमें सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर लिन डाइसेक्ट के एल्डर्स अपने दोनों डिसाइपल को रिसीव करने के लिए अपने फ्लाइंग शिप से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लो फैमिली के सभी सोल्जर्स, एल्डर्स और यहाँ तक कि क्लैन लीडर भी वहाँ पर उनका वेलकम करने के लिए इंतजार कर रहे थे। लो फैमिली के क्लैन लीडर को लगता है कि उनके एंसेस्टर आए हैं, लेकिन ये तो फेरी सू थी, जिन्हें देखकर वो हैरान थे, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। उसकी जगह उसकी असिस्टेंट कहती है कि जिन दो लोगों ने टेस्ट क्लियर किया है वो डिसाइपल्स कहाँ हैं। लोजिन और लोली खुद को आकर सामने से उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद तो वो वहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकती, अपने डिसाइपल्स को लेकर एस्कॉर्ट करने की तैयारी करने लगती है। पर उनके जाने से पहले लिंगडोंग उन्हें रोकते हुए पूछ रहा था कि आखिर एंसेस्टर उन्हें लेने क्यों नहीं आए। वो फेरी सू फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, एरोगेंटली वहाँ से शिप के अंदर चली जाती है। वहीं उसकी असिस्टेंट कहती है क्योंकि एंसेस्टर बाकी सारे कामों में बिजी थे, इसलिए उन्होंने फेरी सू को खुद यहाँ आने को कहा। इतना सुनकर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं और उन दोनों बच्चों को उनके साथ भेज देते हैं। वहाँ से निकलते वक्त हमारा हीरो लू इसी बारे में सोच रहा था कि उसने अपने फादर का सपना पूरा कर दिया। वो चाहती थी ना कि वो येंजाओ रियाल्म से बाहर निकल जाए, तो फाइनली वो उस रियाल्म से बाहर आ चुका है और इमॉर्टल वर्ल्ड में कदम रखने वाला है। अपनी न्यू जर्नी को लेकर वो काफी एक्साइटेड लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ अपनी जान बचाने पर लुओजिन उसे थैंक्स बोलते हुए अपने पास मौजूद एक खास एम्यूलेट उसे पकड़ा देती है, जो उसकी लो फैमिली और उसके लिए लक लेकर आने वाला था। अब तक उन्हें वहाँ पर इमॉर्टल्स की दुनिया नजर आने लग गई थी, जहाँ के रेजिडेंट्स को देखकर लुओजिन को ऐसा लगता है जैसे कि वो लिन डाइसेक्ट है। पर तभी वो असिस्टेंट उसे करेक्ट करते हुए कहती है कि नहीं, ये तो उनकी टेरिटरी है जो कि 36,000 माइल्स में फैली हुई है। इस जगह की खास बात ये है कि यहाँ पर इमॉर्टल्स के साथ साथ 10,000 से भी ज्यादा ऑर्डिनरी पीपल्स रहते हैं, जिन्हें लिन डाइसेक्ट की तरफ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। बातें करते करते वो लोग माउंटेन के पीक पर पहुँच गए थे, जो कि उनके लिन डाइसेक्ट के 3 मेजर स्पिरिचुअल ट्रेन्स में से एक था और वही वन ऑफ द एंट्रेंस भी है, जो कि गेट ज़ांग माउंटेन के नाम से फेमस है। और इस अपर रियाल्म में जितने भी कल्टीवेशन ऑर्थोडॉक्स पाथ्स मौजूद है, उसमें से 7 स्किलफुल स्पिरिट असल में लिन डाइसेक्ट से बिलोंग करती है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद फाइनली लुओली समझ आता है कि उसकी लॉन्गेविटी पॉइजन यहीं पर रिमूव होगी जब अपनी कल्टीवेशन पाथ यहाँ से स्टार्ट करेगा। उन दोनों के वहाँ लैंड होने के बाद वहाँ के डिसाइपल सिर्फ लुओ फैमिली के बारे में ही बात कर रहे थे। उनकी नजरों में जैसे लुओ फैमिली की कोई वैल्यू थी ही नहीं। वही लुओली तो वहाँ के डिसाइपल्स को फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल करता देखकर ही हैरान हुए जा रहा था। जाहिर सी बात थी, वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे, इसीलिए इन डिसाइपल्स को देखकर उन्हें ज्यादा खुशी नहीं होती। अब उन दोनों को उनके डॉम तक पहुँचाने की जिम्मेदारी अपने असिस्टेंट पर छोड़कर फेरी सू वहाँ से निकल जाती है। लुओली को पता नहीं था कि आखिर ये फेरी सू कौन है, तो लुओजिन उसे बताती है कि ये असल में उनके पैट्रिक की पर्सनल डिसाइपल है और इसी वजह से वो एरोगेंस उनके ऑरा से झलक रहा है। इधर वो असिस्टेंट उन्हें लिन डाइसेक्ट के आउटर कोर्टयार्ड में लेकर जाती है। लिन डाइसेक्ट में टोटल 13 कोर्टयार्ड थे और ये उनमें से एक था जिसका नाम डे सेंटर था। यहाँ पर स्पिरिचुअल बीस्ट को नरिश किया जाता है, साथ ही स्लॉटर और बुचरिंग की प्रोसेस को भी यही फॉलो किया जाता है और इसकी वजह से जो मीट, बोन्स और फर होते हैं उन्हें किचन ट्रांसफर करते हैं। अब ये सुनकर कि इन दोनों को भी यही रुकना होगा और यही सारे काम करने होंगे, लुओजिन जो कि महलों की रानी है, वो कहती है कि हमें आउटर कोर्टयार्ड में किस लिए लाया गया है, बूचर बनाने के लिए। हालांकि उसे लग रहा था कि लिन फैमिली में होने की वजह से उसे इनर कोर्टयार्ड में भेजा जाएगा, पर वो असिस्टेंट उन्हें ज्यादा बात करने से मना करते हुए यहीं पर प्रैक्टिस करने को कहती है, ये कहते हुए कि तुम्हें यहाँ भेजने के पीछे भी कोई वजह होगी। सबसे पहले तो वो उन दोनों को उनके न्यू यूनिफॉर्म देती है और उसके बाद दोनों को एक स्टोरेज बैग देती है, जिसमें उन्हें अपना सामान स्टोर करना था और साथ ही उनकी स्टडी मैनुअल उसी के अंदर मौजूद थी। वो लुओजिन को बताती है कि तुम्हारी बिगिनर ट्रेनिंग के लिए ये मैनुअल काफी काम आएगी, जिसका यूज करके तुम दोनों को सबसे पहले अपनी की सी को ओपन करना है। जितना जल्दी हो सके अपनी की सी को ओपन करके अपनी की रिफाइनिंग को फर्स्ट लेवल पर ले जाओ। लुओजिन को और भी कुछ पूछना था, पर वो बंदी वहाँ से जाते हुए कहती है कि याद रखना, एंसेस्टर और फेरी सू ने तुमसे बहुत उम्मीदें लगाई है, उनकी रेपुटेशन को नीचे मत गिरने देना। यहाँ पर फिजूल की फाइट नहीं होनी चाहिए और इसके अलावा सेक्ट की तरफ से तुम्हें जो भी मिशन मिले उसे कंप्लीट करना, उसके बाद ही तुम्हें स्पिरिचुअल स्टोन मिलेंगे, जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन में हेल्प होने वाली इक्विपमेंट्स को खरीदने में काम आएगा। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लुओजिन लुओली से शिकायत करी थी कि हम लो फैमिली से हैं, हमें तो इनर कोर्टयार्ड में जाना चाहिए था, यहाँ इस गंदी जगह पर क्यों पटक दिया, जरूर कुछ गड़बड़ है। उसका तो दिल कर रहा था कि वो एल्डर से जाकर बात करे कि आखिर उन्हें लैंग्वेज डिपार्टमेंट में असाइन करने की बजाय इस बुचर खाने में लाकर क्यों पटक दिया है। पर लुओली का कहना था कि ये एल्डर्स ने सोच समझ के किया होगा, पहले हमें अंदर जाकर अंदर का जायजा ले लेना चाहिए, उसके बाद कुछ डिसाइड करना चाहिए। उसकी बात बिल्कुल सही थी, इसलिए उसके जाने के बाद लुओजिन इसी बारे में सोचने लगती है कि वो अंदर जाए या ना जाए। जाने का तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी चल देती है। आउटर कोर्टयार्ड के हॉल में हमें एक ब्रदर गाओ नाम के सीनियर को दिखाते हैं, जिन्हें काफी सारे जूनियर्स मस्का मार रहे थे, क्योंकि उस बंदे का वहाँ पर काफी डोमिनेंस था और उनकी वजह से ये लोग प्रोटेक्टेड फील कर रहे थे। इसीलिए उस पर रिलाय रहने की वजह से वो उसे जितना हो सके उतना मक्खन मारते जा रहे थे। वो बंदा भी उनसे अपनी बड़ी खातिरदारी और तारीफें करवाने के बाद जब अपने सामने उन 2 जूनियर्स को देखता है जो कि न्यू अपॉइंट हुए हैं, तो वो फटाफट उनके सामने भी
पहुंच जाता है उन्हें टशन दिखाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों को तो काफी स्मेल आ रही थी। ये जगह उन्हें काफी गंदी और अजीब लगने लगती है, लेकिन फिर भी आगे एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। तभी ये गाँव नाम का नमूना उनके सामने आकर उन्हें अपनी रेपुटेशन शो करने लगता है कि वो कितना फेमस है यहाँ। जब वो इन दोनों से इंट्रोडक्शन लेता है और उससे पता लगता है कि ये लोग लुओ फैमिली से हैं, यानी यिनज़ाओ रियाल्म से, तो वो तो उन्हें काफी नीची नजरों से देखने लग गया था। वो तो उन दोनों को भी अपना चमचा बनने का ऑफर करता है और जब उसे लुओ जिन काफी खूबसूरत लगती है तो वो तो उसे छेड़ने वाला था। उसकी हरकतों पर तो लुओ ली का दिल कर रहा था कि वो उसे एक पंच जड़ दे, पर इसके लिए उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। गाओ जब लुओ जिन को टच करने की कोशिश करता है तो वो खुद ही उसका हाथ मरोड़ते हुए उसे एक जबरदस्त किक मारकर दूर कर देती है। बेचारा इस जोरदार धक्के से सीढ़ियों पर जाकर ही बिखर गया था। उसकी इस अंचर पंचर हालत पे तो उसकी सारी पलटन काफी बुरी तरीके से पैनिक करने लग जाती है। वो सारे के सारे अपने सीनियर को संभालने पहुंच जाते हैं, जबकि उनका सीनियर उन पर चढ़ते हुए कह रहा था कि अंधो, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर उन दोनों की ऐसी कुटाई करो कि याद रखे। पर उनके आगे बढ़ते ही हमारा लुओ ली आगे आकर उन लोगों से फाइट करने लगता है। वो ऑलरेडी काफी देर से खुद को होल्ड कर रहा था और अब वो खुद को नहीं रोकता, बल्कि एक एक पंच और किक में ही सबको ढेर कर देता है। और मौका मिलने की देर थी कि गाओ भी उस पर हाथ साफ करने के लिए उस पर पंच बरसाने पहुंच जाता है, लेकिन हमारा हीरो तो काफी टशन के साथ उसके उस पंच को डॉच करते हुए उसके पैर को पकड़ लेता है, जिससे वो हवा में ही लटक कर रह गया था। अब अपने इस एक्शन के बाद उसकी लैंडिंग सीधा जमीन पर होती है, वो भी मुंह के बल। लुओ ली मामले को यही रफा दफा करने को कहता है, लेकिन गाओ के तो दिल पर छुरियां चल चुकी थी। वो ऐसे शांत नहीं होने वाला। उसका कहना था कि मुझे तब तक सुकून नहीं मिलने वाली जब तक कि तेरी हड्डी पसली एक ना कर दूं। इसके बाद तो एकाएक काफी पंचेस जड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे हीरो के आगे उसकी दाल नहीं गलती, बल्कि हमारे हीरो तो बिना किसी एफर्ट्स के ही उसके सारे अटैक्स को डॉज करके उसे घुटनों पर ले आता है। अब इस आदत में होने के बाद तो बेचारे के मुंह से लड़कियों की तरह आउच आउच निकलना शुरू हो गया था। इसके बाद तो जब लुओ ली कहता है कि अब तुम्हारे दिल को सुकून मिल गया, वो तो कहता है कि हाँ बहुत अच्छे से मिल गया। अब लुओ ली के उसके कॉलर छोड़ने से पहले ही वहाँ पर एल्डर की आवाज आती है, जिसे सुनते ही गाओ फटाफट से हरकत में आकर लुओ ली के हाथों से खुद को पंच मारकर जमीन पर ढेर हो जाता है। ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे कि उसे ये पंच काफी जोर का पड़ा। और जब एल्डर उसे इस हालत में देखकर उससे सवाल करते हैं कि आखिर तुम इस तरीके से जमीन पर लेटकर क्यों करा रहे हो, तो वो तो एल्डर के पास जाकर सारा ब्लेम लुओ ली पे डाल देता है कि ये बंदा जो कि आज ही आउटर डिसाइपल बना है, देखो हम पर अटैक कर रहा है। अब ये सुनकर तो लुओ जिन अपनी सफाई पेश करनी शुरू कर देती है, लेकिन लुओ ली ऐसा नहीं करता, बल्कि एल्डर को ग्रीट करने लग जाता है, जिससे तो इशारा मिलते लुओ जिन भी एल्डर को ग्रीट करने लगती है। वो भी समझ चुकी थी कि अभी एल्डर को कुछ भी समझाना फिजूल होगा। वहीं एल्डर पहले तो उन दोनों को काफी गुस्से में घूरता है, जिससे गाओ खुश हो गया था। उसे लग रहा था कि एल्डर उसके बिहाफ पर इन दोनों की क्लास लगाएंगे, पर एल्डर तो उसे ही यूजलेस बेवकूफ बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। उन्होंने लुओ जिन और लुओ ली को खुद को फॉलो करने को कहा था। इसके बाद वो उन दोनों को सीधा एबेटोर प्लेस लेकर जाते हैं, जहाँ चारों तरफ ब्लड और अजीब सी हालत स्मेल की वजह से लुओ जिन नॉशियस फील करने लगती है। वहाँ की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी अभी किसी बीस्ट को निपटाया गया है। वर्कर्स तेजी से वहाँ के ब्लड को साफ करने में लगे हुए थे, जिनके इंचार्ज थे ओल्डर शाह। उस अजीब से डिस्गस्टिंग प्लेस को देखने के बाद लुओ जिन यही सोच रही थी कि आखिर कोई ऐसी अजीब सी जगह पर कैसे कल्टीवेट कर सकता है। तभी उस जगह का जायजा लेते हुए उसकी नजर एक खतरनाक से बीस्ट पर पड़ती है। वो उस क्रिएचर को देखकर पूछ रही थी कि आखिर ये कौन सा बीस्ट है। तभी गाओ बड़े अकड़ के अंदाज के साथ कहता है कि ये आयरन आर्म्ड कंडेंस्ड फैट बीस्ट है। फैट बीस्ट के बारे में उन दोनों को कोई क्लू नहीं था, तो ये देखकर वो उन्हें टॉन्ट मारते हुए कहता है कि किस तरीके के जाहिल हो तुम सब, तुम्हें फैट बीस्ट के बारे में नहीं पता। और फिर वो उसका बखान गाते हुए कहता है कि उसका टेम्परामेंट बहुत ही ज्यादा फ्रोशियस है, यहाँ तक कि उसका आउटर शेल इतना ज्यादा हार्ड है कि उसे ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। नॉर्मल स्वॉर्ड और ब्लेड से तो उसे खरोच तक नहीं आती। ये सबसे मुश्किल स्लॉटर्स बीस्ट में से एक है। फिलहाल इस बीस्ट की पावर की रिफाइनमेंट लेवल के बराबर है। की रिफाइनमेंट realm का नाम सुनने के बाद हमारा हीरो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वहीं एल्डर जुआन को तो गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये लड़का जरूरत से ज्यादा ही बोलने लग गया था। वो अपनी आंखें दिखाकर उसे चुप करा देते हैं, क्योंकि उनका प्लान इस वजह से चौपट हो सकता था। लुओ ली को पहली बार पता चला था कि बीस्ट भी कल्टीवेट कर सकते हैं। यहाँ एल्डर जुआन उन दोनों न्यूबी को ये काम पकड़ाते हैं कि आगे से कल सुबह से इस बीस्ट को स्लॉटर करने की जिम्मेदारी तुम दोनों की होगी। अब ये उन दोनों के लिए किसी ट्रेनिंग या टास्क से ज्यादा पनिशमेंट लग रही थी, जिसे सुनकर गाओ तो खुश हो जाता है। वहीं वो दोनों झिझकते हुए एल्डर से ये सवाल कर लेते हैं कि उन्होंने तो अभी तक कल्टीवेशन भी शुरू नहीं की, तो आखिर वो एक की रिफाइनमेंट लेवल के बीस्ट को कैसे स्लॉटर कर सकते हैं। अगर वो बिना कल्टीवेशन के उसके सामने गए, वो तो उन्हें जान से मार देगा। ये सुनकर एल्डर काफी रूडली कहते हैं कि ये तो अब तुम दोनों की किस्मत पर डिपेंड करता है। तुम्हारे पास आज का दिन है, जल्दी से जल्द कल्टीवेशन करके अपनी कल्टीवेशन लेवल को इम्प्रूव कर लो। एक बार तुम लोग ब्रेक थ्रू करके की रिफाइनमेंट लेवल पर पहुंच गए, तो तुम उस बीस्ट को आराम से मार सकोगे। एल्डर तो यहाँ तक कह देते हैं कि जब तक तुम उस बीस्ट को मार नहीं देते, तब तक तुम ऑफिशियली इस सेक्ट को नहीं ज्वाइन कर रहे। अगर तुमने जल्द से जल्द की रिफाइनमेंट लेवल को अचीव नहीं किया,
तो फिर इस आउटर सेक्ट में तुम्हारा कोई काम नहीं। एल्डर जॉन उनके साथ काफी अनफेयर बिहेव कर रहे थे। वो उन्हें कहते हैं कि जब तक कि तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर लेते तब तक आउटर सेक्ट से मिलने वाले सारे रिसोर्सेज तुम्हारे लिए बैन होंगे। एल्डर की बातें गाँव के दिल को तो बहुत ज्यादा सुकून दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसी के फेवर में सब कुछ कह रहे हो। लुओजिन का तो दिल कर रहा था कि वो एल्डर को बोल दे कि वो उनके साथ कितना गलत कर रहे हैं, लेकिन जब लोली इस चीज के लिए एग्री कर जाता है तो उसे भी ना चाहते हुए मानना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी ज्यादा चलने वाली नहीं है। लुओ फैमिली का दबदबा अब यहाँ पर पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ एल्डर जॉन ओल्ड शाह को कहते हैं कि इन दोनों को इनके क्वार्टर में लेकर जाओ, और एल्डर सू का ख्याल रखते हुए वो उन्हें 3rd ग्रेड का क्वार्टर देने वाले थे। उनके जाने के बाद हमें पता लगता है कि असल में एल्डर जॉन उनके साथ इतना बुरा बिहेव इसलिए कर रहे थे क्योंकि लो फैमिली के साथ उनके पुराने कुछ ग्रजेस थे जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए, और अब जब लो फैमिली के ये 2 बच्चे उनके हत्थे चढ़े हैं तो वो उन्हें टॉर्चर करके लो फैमिली से बदला लेने वाले थे, और इसके लिए वो और किसी की नहीं बल्कि गाँव की हेल्प लेते हैं। वो अपनी तरफ से उसे कुछ पिल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो खुद को स्ट्रॉन्ग करे। वो तो गाँव के फेवर में भी नहीं थे। पता लगता है कि वो तो सिर्फ उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे चल के वो उसके पेरेंट्स से और ज्यादा पैसे वसूलने वाले हैं, जिसे सुनकर तो बेचारे गाँव का भी मुंह बन जाता है। लेकिन अब एल्डर को अपने फेवर में रखने के लिए और यहाँ पर अपना दबदबा चलाने के लिए उसे एल्डर की बात माननी थी। उसके वहाँ से जाने के बाद तो ये बुढ़ा ये सोचने लगता है कि आगे से इन बच्चों को और किस तरह से टॉर्चर किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ ओल्डर शाह उन दोनों डिसाइपल्स को उनका कमरा शो करते हुए कह देते हैं कि सुबह जल्दी वहाँ पर पहुँच जाना, वरना एल्डर काफी नाराज होंगे। देखकर ऐसा लग रहा था कि ओल्ड शाह एल्डर जॉन जितने सख्त नहीं है, लेकिन वो लोग भी इन्हें कड़ी मेहनत करने को कहकर जाते हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद अपने कमरे में लौटने से पहले हमारे लुओजिन हमारे हीरो को आज जो कुछ उसने उसके लिए किया उसके लिए थैंक यू बोलती है। पर लुओली का कहना था कि यंग मिस को इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं, पर लुओजिन को लुओली का इस तरह से उसे मिस कहना पसंद नहीं आता। वो कहती है कि अब हम लो क्लैन में नहीं है तो तुम्हें मुझे मिस कहने की जरूरत नहीं, मुझे मेरे नाम से बुलाओ लुओजिन। ये देखकर कि एक क्लैन की यंग मिस होने के बावजूद भी लुओजिन के अंदर जरा भी एरोगेंस नहीं है, हमारे हीरो को बहुत पसंद आता है और वो उसकी इस डिमांड पर हामी भर देता है। हालांकि लुओली लुओजिन के बिहेवियर से समझ गया था कि वो लिन दाई सेक्ट के लिए अपने मन में जो एक्सपेक्टेशंस लेकर आई थी, ये सेक्ट बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा उसने इमेजिन किया था। इतने सालों की मेहनत, इतना सब कुछ करने के बाद इतनी मुश्किल से इस सेक्ट की डिसाइबल बनी भी तो कैसे, आउटर डिसाइबल, ये चीज उसे अंदर से खाए जा रही थी। यहाँ लुओली एक बहुत ही पते की बात करता है कि जब हम फ्यूचर से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते तभी हमें फ्यूचर के चेंजेस ज्यादा परेशान नहीं करते। यहाँ लुओली लुओजिन को समझाते हुए कहता है कि अब तक हमारे साथ जो कुछ भी हुआ हम उसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा पास्ट बन गया है। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो है खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, ताकि सर्कमस्टेंसेस हमारे फेवर में आ जाए। जितना बाहरी ताकत हमें दबाने की कोशिश करेगी, हमें उतनी ही चुनौतियों को झेलते हुए और ज्यादा मजबूत होकर सबके सामने आना होगा। बचपन से लेकर अब तक हमारे हीरो ने यही सब तो देखा है, इसीलिए खुद पर काम करने की और खुद को स्ट्रॉन्ग करने की बातें लुओजिन का दिल छू लेती है। लुओली की बातें सुनने के बाद अब लुओजिन भी काफी मोटिवेटेड फील कर रही थी। यहाँ लुओली कहता है कि एक न्यू कमर होने की वजह से हर किसी ने की रिफाइनमेंट लेवल को अचीव किया होगा और हमें भी इसे करना है। यहाँ तक कि तो हमें गोल्डन कोर realm तक पहुँचना है और उससे भी ऊपर हर कल्टीवेटर का सपना है नैनसेंट सोल realm तक जाने का। हम भी एक दिन जाएंगे। वो लुओजिन से कहता है कि तुम्हारे पास विंड टाइप वेरिएंट स्पिरिट रूट है ना, जिसकी हेल्प से तुम्हें कल्टीवेशन करने में आसानी होगी, और जैसे जैसे तुम पावरफुल बनोगी लू क्लैन तुम पर निर्भर हो जाएगा। तुम उसका आने वाला कल हो, सोचो तुम उसके लिए कितनी अच्छी चीजें करोगी। लू क्लैन तुम्हारी वजह से फेमस हो जाएगा। आने वाला कल बहुत सुनहरा है। उसकी बातें हमारी यंग मिस के चेहरे पर स्माइल ले आती हैं। वो खुद को ये कहने से रोक नहीं पाती कि तुम भी कमाल के हो, जल्दी ही तुम भी की रिफाइनमेंट लेवल तक पहुंच जाओगे। खुद को और ज्यादा पुश करना, ये कहकर वो भी कल्टीवेशन के लिए निकल जाती है। उन दोनों डिसाइबल्स को अपने अपने डॉम में छोड़ने के बाद ओल्ड शाह आकर इस बारे में एल्डर जॉन को रिपोर्ट करते हैं, और एल्डर जॉन काफी ज्यादा केयरफ्री होकर बोलते हैं कि आज के बाद से जितने भी बीस्ट यहाँ पर स्लॉटर होने के लिए आएंगे उन्हें फीड करना बंद कर दो। ओल्ड शाह का तो ये सुनकर पसीना छूटने लगता है। वो कहते हैं कि बीस्ट को अगर खाना नहीं दिया तो वो तो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, और उनमें भी सबसे खतरनाक आयरन आर्म बीस्ट है, उसे खाना ना मिले तो वो तो किसी पागल कुत्ते जैसा हो जाता है। एल्डर जॉन काफी क्रीपी तरीके से स्माइल करते हुए ओल्ड शाह को समझाने लगते हैं कि ये तो मैं डिसाइपल्स को उनकी लिमिट पुश करने के लिए कर रहा हूँ। अगर वो देखेंगे कि बीस्ट कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं और उन्हें कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, तो वो खुद को और ज्यादा पुश करेंगे जल्दी ताकतवर होने के लिए। मैं एक टीचर हूँ और मैं उनका भला चाहता हूँ। वैसे तो यहाँ ओल्ड शाह को भी समझ आ रहा था कि ये टीचर का कितना भला चाहते हैं, लेकिन अब वो सिचुएशन के हाथों मजबूर थे। उन्हें एल्डर की बात माननी थी। इसके बाद हमें लुओली को उसके कमरे में दिखाते हैं, जहाँ वो अपने फादर की दी हुई कल्टीवेशन मैनुअल को चेक कर रहा था, जिसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स थी जिसका यूज करके वो आसानी से ब्रेक थ्रू करके की
की रिफाइनमेंट रैम पर पहुंच सकता था। हालांकि आज से पहले उसने इस बुक की टेक्निक्स को परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन उसके फादर ने बताया था कि ये कल्टीवेशन मेथड है जिसमें पहले बॉडी के मेरिडियंस को क्लेंस किया जाता है और उसी के साथ मैरो भी रिफाइन होकर इंसान को अंदर से पावरफुल बना देते हैं। इस टेक्निक का मेनली फोकस एनर्जी फ्लो को स्मूथ करना और बॉडी को एक हायर लेवल पे इवॉल्व करना है। इस प्रोसेस को कंप्लीट करते ही वो 9 गेट्स को ब्रेक थ्रू करेगा और की रिफाइनमेंट लेवल पर पहुंच जाएगा। सबसे पहले हमारे हीरो को अपना दिमाग शांत करना था क्योंकि उसके पास वक्त कम है और लेवल बहुत ज्यादा ऊपर। सबसे पहले तो उसे अपनी की एनर्जी को एनर्जी फ्लो में कन्वर्ट करना होगा, जो कि उसके मेरिडियंस में धीरे धीरे ग्रो करते हुए उसके 9 गेट्स को ओपन करेगी, जिसे स्प्लिट गेट्स भी कहा जाता है। उसकी बॉडी में टोटल 100 कन्वर्जेंसेस है, जो कि टोटल 9 गेट्स में आकर मिलती हैं। जब वो इस पूरे प्रोसेस को एक बार कंप्लीट कर लेगा, यानी कि अपने फर्स्ट गेट को ओपन करने में सक्सेसफुल हो जाएगा, तो इसे कहेंगे वन साइकिल, मतलब ट्रू एनर्जी को गैदर करना और उसे अपने मेरिडियंस के थ्रू फ्लो करवाते हुए गेट्स तक पहुंचाना और उन्हें ब्रेक थ्रू करके ओपन करना। और फिर उसके बाद ये सारी की सारी ट्रू एनर्जी जाकर स्टोर होगी की सी में, और की सी को ही कहा जाता है कल्टीवेशन का सोर्स ऑफ पावर। और जितनी ज्यादा ट्रू एनर्जी कलेक्ट होगी उतने ही ज्यादा लेवल पर वो जल्दी रीच करेगा। ये सब बताते हुए वो अपने आसपास काफी सारी ट्रू एनर्जी कलेक्ट कर लेता है। इसी के साथ इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू होती है और हमें पता लगता है कि जब वो की रिफाइनमेंट लेवल की 4th लेवल पर पहुंच जाएगा तो वो मैजिकल टूल्स को भी यूज कर पाएगा। उन्हें कल्टीवेट करने के बाद वो फ्रीली हेवन और अर्थ में ट्रैवल कर सकता है, जैसे कि वो फ्लाइंग स्वॉर्ड। जब उसने लिंदा सेक्ट में कदम रखा था तो स्टूडेंट्स फ्लाइंग स्वॉर्ड पर ट्रैवल कर रहे थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से। और इसके बाद जब वो ब्रेक थ्रू करते हुए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंच जाएगा तो वो अपने गैसियस ट्रू एनर्जी को, जो कि गैस के फॉर्म में होती है, उसे ट्रांसफॉर्म कर पाएगा लिक्विड ट्रू एसेंस में। और फिर जब वो गोल्डन कोर रियल्म तक पहुंचेगा तो अपने लिक्विड ट्रू एसेंस को सॉलिडिफाई करते हुए उसे सॉलिड गोल्डन कोर में कन्वर्ट कर देगा। और फिर आगे चल के वही गोल्डन कोर कन्वर्ट होगी नैनसेंट सोल रियल्म में, जो कि जन्म देगी उसके नैनसेंट सोल को, यानी कि एक बड़ी जायंट स्पिरिचुअल बॉडी को। उसकी कल्टीवेशन जर्नी बहुत लॉन्ग है और इसके पास एक सेकंड भी नहीं है बर्बाद करने को। ये कहते हुए वो अपना सारा फोकस अपने ब्रेक थ्रू पर लगा देता है, जहाँ वो अर्थ और हेवन की स्पिरिट एनर्जी को गैदर करते हुए अपनी बॉडी में फ्लो करा रहा था। ऐसा कहते हुए वो फर्स्ट गेट को काफी इजिली ओपन करते हुए फर्स्ट साइकिल कंप्लीट कर लेता है, जिसका नाम बबलिंग स्प्रिंग था। अब उसे काफी ध्यान से आगे बढ़ना था, वरना अगर उसका ब्लड फ्लो रिवर्स हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। ये प्रोसेस इतना ज्यादा खतरनाक था, पर लूली इतने फोकस माइंड के साथ ये काम कर रहा था कि उसने देखते ही देखते सेकंड गेट को भी काफी इजिली ओपन कर लिया। उसकी एनर्जी उसके मेरिडियंस में स्ट्रीम करते हुए उसके की सी को भी ओपन कर देती है। और अब इसके बाद से आगे का प्रोसेस हमारे लोली के लिए थोड़ा हार्ड होते जा रहा था। तभी एक काफी बड़ी मुसीबत लोली के सामने आ जाती है, जिससे स्पिरिचुअल एनर्जी का वो यूज कर रहा था वो ऑलमोस्ट ड्रेन हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी जैसे तैसे सेंट्रल गेट को भी ओपन कर लेता है। उसके फादर ने उसे बताया था कि बॉडी काफी कम अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोर कर सकती है, और इसी वजह से जब वो इसे गेट्स को ओपन करने में लगा रहा था तो वो तेजी से खत्म हो रही थी। लेकिन अब पीछे लौटने का उसके पास कोई मौका नहीं था, क्योंकि अब एक आखिरी गेट बचा था। अगर वो इसे ओपन नहीं करता तो उसकी अब तक की हुई सारी मेहनत वेस्ट हो जाती, और इतनी दूर आकर वापस लौटना उसके लिए नामुमकिन है। तो वो एक और ट्राई करता है। वो काफी ज्यादा खुद को पुश कर रहा था उस लास्ट गेट को ओपन करने के लिए। ऐसा करते हुए उसके मुंह से ब्लड आने लग गया था, उसके पसीने छूटने लग गए थे, उसे इतनी तकलीफ हो रही थी। जिस प्रोसेस तक हमारा हीरो पहुंचा है, कितना भी हाई रैंक का कल्टीवेटर क्यों ना हो, उसे 3 से 4 अटेम्प्ट लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में, और वो अपने पहले अटेम्प्ट में ही इतनी दूर तक आ गया। हमारे हीरो की मेंटल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा अच्छी थी कि इतने ज्यादा पेन में होने के बावजूद भी वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहा था। और फिर वो फाइनली उस लास्ट गेट को ओपन करते हुए की रिफाइनमेंट लेवल पर पहुंच जाता है। उसका ब्रेक थ्रू इतना ज्यादा कमाल का था कि उसके एनर्जी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए उसके स्पिरिचुअल हैंड्स को बाहर आना पड़ता है, यानी कि उसके डिवाइन पावर ने उसके ब्रेक थ्रू करने में काफी हेल्प की है। अब ये चीज उसके लिए काफी न्यू थी, ये जानना कि उसके डिवाइन हैंड्स असल में उसकी कल्टीवेशन में भी हेल्प कर सकते हैं, और डिवाइन पावर को बूस्ट करने के लिए उसे अच्छे मेरिट्स कमाने थे, यानी कि भलाई का काम करना था। और जब अब हमारा हीरो फाइनली एक अच्छा कल्टीवेटर बनने की राह में आगे बढ़ चुका है, तो अब कोई भी चीज है नहीं जो उसे रोक सके। अब वो इसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने वाला है। इसके बाद हमें एक पैलेस का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एक मिस्टीरियस सी लड़की एक क्रिस्टल थ्रोन पर बैठे हुए अपने मास्टर को आकर हमारे लोली के बारे में रिपोर्ट करती है कि वो फाइनली आउटर सेक्ट का डिसाइपल बन चुका है, अपनी कल्टीवेशन जर्नी पर आगे निकल चुका है। ये सुनकर वो एल्डर काफी खुश होते हुए उस मिस्टीरियस लेडी से कहते हैं कि ध्यान रखना, मेरे लो क्लैन के डिसाइपल्स को कुछ नहीं होना चाहिए, वो किसी भी कीमत पर पीछे
पीछे नहीं रह जाएं। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हमें अरीना का सीन दिखाते हैं। अब तक सारे डिसाइपल्स को पता लग चुका था कि हमारे लोली और लुओजिन को क्या काम मिला है। दो न्यू बीस्ट को इतने खतरनाक बीस्ट को स्लॉटर करने का काम सुनने के बाद तो वो सारे लोग दांतों तले उंगली दबा रहे थे कि कैसे कर सकते हैं एल्डर्स ऐसा। अब तक वहाँ पर मौजूद सारे डिसाइपल्स समझ जाते हैं कि एल्डर जॉन इन न्यू डिसाइपल्स को कंट्रोल कर रहे हैं अपनी पावर का यूज करके, लेकिन वो लोग भी एल्डर जॉन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, हालांकि ये जानते हुए भी कि वो अपने पर्सनल ग्रजेस दूर कर रहे हैं। दूसरी तरफ उस आयरन आर्म बीस्ट को दिखाते हैं जो इतने दिनों से भूखा होने की वजह से काफी अग्रेसिवली दहाड़े मार रहा था, लेकिन लोली को ना डरता देखकर एल्डर जॉन समझ जाते हैं कि ये लड़का पक्का की रिफाइनमेंट लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुका है, लेकिन इसका फाउंडेशन काफी वीक है। इसका मतलब इस बीस्ट को हैंडल करना अभी भी इसके लिए मुश्किल है। लेकिन फिर उसकी नजर अपने पास खड़े हुए लुओजिन पर पड़ती है जो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी। उसे देखते ही एल्डर समझ जाते हैं कि पक्का इसके पास लुओ फैमिली का कोई आर्टिफैक्ट होगा और यही तो लुओ फैमिली की मेन लाइन है जिस पर उसे टारगेट करना है। उसे इस लड़की से संभल कर चलना होगा। वही लुओजिन कोई छोटी बच्ची तो थी नहीं, वो भी समझ जाती है कि एल्डर यंग जॉन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ। उसे तो बस हमारे लुओली की फिक्र हो रही थी कि बस ये लड़का सही सलामत वापस आ जाए। वहीं तभी अरीना में ओल्शा की एंट्री होती है जो कि हमारे हीरो को उस बीस्ट के बारे में समझाने और उसके वीक पॉइंट्स बताने आए थे। ओल्शा कहते हैं कि की रिफाइनमेंट लेवल पर होने की वजह से इस आर्म्ड बीस्ट के आर्मर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसे पियर्स करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका एक वीक स्पॉट है जो कि इसके पीछे मौजूद वो क्रिस्टल टेल है। उस पर हिट करना तो सारे क्रिस्टल अपने आप बिखर कर अलग हो जाएंगे। यहाँ ओल्शा समझा रहे थे कि तुम्हें एक ऐसा स्ट्राइक थ्रो करना होगा जिसके बाद इसके लिए खुद को संभालना मुश्किल हो और एक ही स्ट्राइक में इसकी टेल काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो। ये स्ट्राइक इतना पावरफुल होना चाहिए कि इसी एक स्ट्राइक से वो बीस्ट मारा जाए। ये सारी बातें हमारा हीरो काफी ध्यान से सुन रहा था। यहाँ ओल्शा वेपन देते हुए हमारे हीरो को समझाते हैं कि याद रखना ये नॉर्मल बीस्ट जितने बेवकूफ नहीं है, ये अपने वीक स्पॉट को छुपाने की बहुत कोशिश करते हैं, इसीलिए अगर तुम एक स्ट्राइक करने में फेल हुए तो ये तुम्हें दूसरा स्ट्राइक करने का मौका नहीं देंगे। ये बीस्ट अपनी पावर को एक्सट्रीम लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर इन्हें पता लगता है कि इनका राइवल इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये मिड स्टेज की रिफाइनमेंट लेवल पर पहुंच जाते हैं और अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम्हारे लिए इसे मारना मुश्किल होगा। ओल्शा जितना हो सके उतना माइनर डिटेल हमारे हीरो को समझा रहे थे ताकि वो इस बीस्ट को मारने में ज्यादा गलती ना करे, लेकिन यही चीज एल्डर जॉन से बर्दाश्त नहीं होती। वो ओल्शा को चुपचाप वहाँ से निकलने का ऑर्डर देते हैं, ये कहते हुए कि तुम वक्त जाया कर रहे हो, डिसाइपल को जल्दी अपना काम शुरू करने दो। ओल्शा अपने पास मौजूद स्पेयर लोली को पकड़ाते हुए काफी अफसोस जताते हुए वहाँ से निकल जाते हैं, जिसे लोली भी ने नोटिस कर लिया था, लेकिन वो जानता है इस तरीके की मुसीबत उसके सामने आती रहेंगी, उसे स्ट्रॉन्ग होकर बस इसका सामना करना है। और वैसे भी वो अपने से खतरनाक दुश्मनों से लड़ते हुए आ रहा है तो उसे उसकी आदत है, तो अपने स्पेयर को कूल तरीके से घुमाते हुए वो उस बीच का सामना करने को तैयार हो जाता है। और इसी के साथ हमारे इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आपको इस सीरीज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।